मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो कोर्स है उसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे इतने लोगों ने गांधी रिसर्च फाउंडेशन और द डेक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों के जॉइंटली इसे ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो इसमें हमारे लोगों ने पहले ही दिन, एक ही दिन में जो 1100 एडमिशन्स हो गए अलग-अलग देशों से, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज कोर्स का जो आयोजन कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद है हमने इसके पहले जो कोर्सेज़ आयोजन किए म्यूज़ियम हेरिटेज, म्यूज़ियम मैनेजमेंट तथा एक 10 दिन का भी हमने दूसरा प्रोग्राम आयोजित किया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज के बारे में। और उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया कि ये 10 दिन में ये कोर्स पूरा होने वाला नहीं है। और इसमें एक-एक दिन में जब हम 4 डायनास्टीज़ की जानकारी लेते और 10 दिनों में हमने लगभग 35 36 डायनास्टीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की। मगर एक दिन उसमें हमने दिया था या इंडस सिविलाइज़ेशन के लिए और एक दिन हमने दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के लिए। तो एक-एक दिन में 4-4 डायनास्टीज़ ये देखना माने तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक भी डायनास्टीज़ का हम ठीक से उसको टच अप नहीं कर पाए। तो उसमें उस समय जो लोगों ने माँग की थी, तो हमने ये सोचा कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं। तो गांधी रिसर्च फाउंडेशन और डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों ने ये अनुमति दी कि इसे जो है हर डायनास्टीज़ के बारे में एक दिन हम पूरा जानकारी ले लेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में भी इस तरह से और एक सेशन में पर्टिकुलरली एक डायनास्टी पूरा करना ये भी लगभग मानो नामुमकिन है। क्योंकि एक अगर हम मौर्य पीरियड अगर सिखाते हैं या फिर अगर हम एक मुगल पीरियड सिखाते हैं, सल्तनत पीरियड सिखाते हैं, तो इसमें एक एक पीरियड में यानी एक सेशन में भले वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का भी हो, मगर इस सेशन में हम पूरे उस समय की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जानकारी लेना ये काफ़ी मुश्किल है। जैसे हमने देखा था पांड्य और चोल पीरियड में, तो पांड्यों के टेम्पल्स के बारे में एक-एक टेम्पल, चोलों का एक-एक टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, तो ये एक मंदिर के बारे में, एक ताजमहल के बारे में, एक अजंता के बारे में, उसके बारे में भी अगर हम जानकारी लेके उस एक स्थापत्य की अगर हम जानकारी लेंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम 2-3 घंटे का अच्छी तरह से समय चाहिए, जब जाकर के हम उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो एक डायनास्टीज़ की पूरी जानकारी हम एक सेशन में यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ जो प्लेसेस है, उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल पीसेस है, उसके बारे में जानकारी भले रहे, तो हम सब जो भी इससे इसके बारे में अध्ययन सामग्री वगैरह है, उसका भी अध्ययन करें और ये सेशन जो है हमें ऑडियो विजुअलाइज़ के रूप में देखना है। तो आइए आज हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला सेशन जो है, वो हमारा टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। पूरे भारतवर्ष का जो इतिहास है, तो उसकी टाइमलाइन हम समझने की कोशिश करें। जैसे हमने जब मैं एमए में पढ़ता था या उसके बाद में भी जब हम देखते थे, तो पूरे इंडिया का हिस्ट्री टाइमलाइन जो है वो कहीं पर देखने नहीं मिला। या तो हम पढ़ते थे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में भी हम पढ़े तो जब मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ते थे, तो उसी समय कलिंगा, खारवेल उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। या फिर अगर हम कहीं पाल के बारे में पढ़ते तो सेन के बारे में जानकारी नहीं होती थी, जो पश्चिम बंगाल की डायनास्टी थी। महाराष्ट्र के बारे में जब हम जानकारी लेते थे, तो महाराष्ट्र में एक तरफ में अगर हम मराठा पीरियड की जानकारी ले रहे हैं, तो उसी समय दूसरी तरफ में और कोई है क्या? तो उसकी जानकारी हम नहीं ले सकते थे। तो ये सारा जो है पूरे भारतवर्ष में और सेंट्रल इंडिया की जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर दी गई। मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिर हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है, फिर साउथर्न पार्ट जो है, उसकी कई जानकारियाँ रह गई। दिल्ली हमारा कैपिटल रहा भारतवर्ष का सदियों से। जैसे हम देखते हैं महाभारत पीरियड से इंद्रप्रस्थ जिसको कहा जाता है, तो उस पीरियड से लेकर के बिल्कुल दिल्ली सल्तनत या फिर उसके बाद मुगल पीरियड में, फिर ब्रिटिश पीरियड में और अभी हमारे भारत के इस इंडिपेंडेंस पीरियड में भी जो है, दिल्ली कैपिटल रहा है इसलिए दिल्ली को सेंट्रलाइज़ करके जो भी डायनास्टीज़ रही है, उसकी जानकारी हमारे टाइमलाइन में ज़्यादा दी गई है, इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन में ज़्यादा दी गई है। तो हम बाकी डायनास्टीज़ जो है, उसकी भी जानकारी कहीं तो ले सके, तो इसलिए हमने ये पहला सेशन जो है, वो टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिया है। तो हम शुरुआत करें आज के इस सेशन की और हम इसकी जानकारी ले लेंगे यहाँ पर।
तो मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा आज का जो ये सेशन है इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन। तो हमारा भारत देश यहाँ पर हम देखें कि इसकी सुंदरता और इसके सारे इसको ये हमारा जो मैप है इंडियन हिस्ट्री का वो इसमें दिखाने की कोशिश करता है कि अनेकता में एकता और इतनी सुंदर ये धरती तो उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आज के इस समय में हम ऐसा कह सकते हैं हम सबका चरित्र जो है कैरेक्टर तो ये हिमगिरी सा ऊंचा होना चाहिए, गंगा सा हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। अवर सोल मस्ट बी प्योर। अगर हमारी आत्मा अगर सुंदर हो, वो गंगा जैसे अगर पवित्र हो, सागर जैसा अगर गंभीर भाव हो, हम किसी भी चीज को जो है सेंसिटिवली सोचे। जैसे आज के इसमें कोविड-19 के सिचुएशन में इतने हमारे जो काम वर्कर भाई वगैरह जो है जो भूखे आज मर रहे हैं, उसके उसके लिए हमको जो है गंभीरता से सोचना होगा। तो ये सागर सा गंभीर भाव हो, सत्शील करुणा एवं प्रेम के संस्कारों का यह राष्ट्रनित उन्नत महिमामय हो, भारत की जय हो। एक्चुअली ये मोहन चंद्र मंटन जी ने अलग शब्दों में लिखा था, मैंने उसको थोड़ा-सा बदलाव करके ये बनाया है। तो हम ये कहते हैं कि प्रेम के संस्कारों का यह राष्ट्र जो है वो नित उन्नत महिमामय हो, क्योंकि ऋग्वेद ने ही हमको सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, तो हम उस तरह से आगे इसको बढ़ाते रहें। हम भारत की इस टाइमलाइन को जब शुरुआत करते हैं तो पहले देखें कि ये भारतवर्ष जो है वो लगभग 12,69,640 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश तो विश्व के सबसे बड़े देशों में एक जिसे माना जाता है। तो 15th परसेंट आबादी जो है भारत की, सॉरी 15% या एक ये एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है उसमें ये फैला हुआ है पूरे विश्व के इसमें अगर देखा जाए तो। और 2000 लगभग इसका मेल्स का हमारे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जब हम हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, तो 2000 मेलों में फैला हुआ ये देश। और इसमें कई सारी भाषा, कई सारी संस्कृतियाँ, कई सारी जातियाँ, विभिन्न धर्मों के लोग इसमें रहते हैं। अभी अगर हम देखें तो 2000 वर्ष का इतिहास, अगर हम सिर्फ़ उसका इकोनॉमिक हिस्ट्री एक सैंपलिंग अगर हम उसको देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि भारत का जो वर्ल्ड के पूरे इसमें इकोनॉमिक में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये शुरू के इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 7.5% रहा है, जो अपना कंट्रीब्यूशन है भारत के इसमें। तो ये जो है फर्स्ट से लेकर के, शुरू से लेकर के, यानी जब हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, उस समय से लेकर के अगर हम सोचे तो ये इकोनॉमिक हिस्ट्री में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यहाँ पर कई सारी सुंदर वस्तुओं का निर्माण होता था, कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो दुनिया भर के लोग चाहते थे और ये भारत से जो है बिज़नेस जो है, व्यापार जो है वो शुरुआत हुआ था। हमने गुप्त और सातवाहन पीरियड में इसके बारे में जो है डिटेल जानकारी उसकी प्राप्त कर सकेंगे। अब भारतवर्ष के इतिहास की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है, वो आती है हमारे भारत का नाम भारत ही रहा या और भी कई नाम रहे। तो कई नाम रहे तो कौन-से पीरियड में रहे और कैसे रहे? तो भारत का सबसे पहला नाम, क्योंकि भारत का इतिहास अगर सीखते हैं तो पहले भारत के नाम के बारे में जानें। तो जम्बू द्वीप ऐसा जिसको कहा जाता था, और ये हमारे जो भी लिटरेरी सोर्सेस है, जो हमारे साहित्य भंडार है, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराणक जो भी है, उसमें जिसका ज़िक्र किया गया है। तो जम्बू द्वीप यानी ब्लैकबेरी आइसलैंड जिसको कहा गया है, आइलैंड जिसको कहा गया है। सुदर्शन द्वीप भी ऐसा कई बार इसमें कहा गया है। तो जम्बू ट्री, तो जो ये हमारा जामुन होता है, तो इंडियन ब्लैकबेरी ऐसा जिसको कहा जाता है। तो ये जम्बू द्वीप, तो जहाँ पर इसके फल बहुत ज़्यादा होते थे, विष्णु पुराण के चैप्टर नंबर 2 में जिसका ज़िक्र हुआ है। और ये हाथी जैसा विशालतम है बोल के ऐसा उसका ज़िक्र किया गया है। मगर वैसे देखा जाए तो और भी कई सारे वर्णन इसके बारे में आए हैं। तो ये जम्बूद्वीप वर्णन हमें भारत के बारे में पहले इसमें मिलता है। और भी इसमें मार्कंडेय पुराण हो, फिर ब्रह्मांड पुराण हो, तो इसमें भी इसके कई सारे वर्णन आए हैं जम्बूद्वीप के बारे में। और इसमें मेरू पर्वत जो है, वासुकी वगैरह जो है उसके ज़िक्र उसमें प्राप्त हुए हैं। और कई सारे देव-देवताओं का भी नाम आया है। तो ये पुराणों में इस तरह के उल्लेख किए गए हैं। और भी इसमें अगर रेफ़रेंसेस अगर हम देखना चाहें, तो वराह पुराण वगैरह जो है, और कई सारे जैन साहित्य और भगवती सूत्र ये जैन साहित्य है, शिव पुराण है। फिर उसके बाद जो है बौद्ध साहित्य में भी क कई सारे इसके ज़िक्र आए हुए हैं, और कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, तो इसमें भी इसका ज़िक्र हुआ है। तो ये जम्बूद्वीप भारतवर्ष का पहला नाम, ऐसा हम उसको कह सकते हैं, और सुदर्शन द्वीप भी ऐसा उसका ज़िक्र हुआ है। अभी हम इसका जैसे लिटरेरी सोर्सेज़ को हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी देखना उतना ही ज़रूरी होता है। व्हाई? बिकॉज़ there will be some contradictions between this about this literary sources.
but there will no any contradictions between these archaeological sources which are called as the authentic sources. तो ऑथेंटिक सोर्सेस है तो हमको इसको मानना है क्योंकि उसका ज़िक्र उस समय किया गया हुआ है। इसके बारे में अगर कुछ कंट्रोवर्सी अगर हो जाती है, तो उस समय हो जाती है कि जब कोई जानबूझकर अगर कुछ गलत लिखा हुआ हो, तो उसी समय इसका जो है वो कंट्रोवर्सी हो सकता है। बट उस समय ऐसा होना बहुत ही रेयरेस्ट था। तो हम सम्राट अशोका के शिलालेखों में ये देखते हैं। ये उसका जो शिलालेख है उसमें जो प्रस्तर लेख जिसको कहा जाता है, तो 250 बीसी में इसमें लिखा गया था। यानी ईस्वी सन पूर्व 250 में भारत का नाम पहली बार जम्बू द्वीपसी ऐसा उसका उल्लेख किया, यानी संस्कृत में जिसका उच्चारण जम्बू द्वीप होता है। मैंने ये पर्टिकुलरली इस इंस्क्रिप्शन में वो वर्ड कहाँ पर है वो भी राइट हैंड में ऊपर यहाँ पर ये किया है, तो जिसमें जिसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने आती है, तो यहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है भारतवर्ष का नाम इंस्क्रिप्शंस के इसमें भी इस तरह से उल्लेख किया गया है। अब हम यहाँ पर एक केरला का ये टेम्पल है, कुतुलमणिका टेम्पल जो कहा जाता है, तो उसमें भी भागवत के इसमें जैसा ज़िक्र हुआ है, तो ये जम्बूद्वीप कैसा था? तो उसका एक मानो एक चित्रांकन इन्होंने यहाँ पर किया है। ये काल्पनिक हो सकता है ज़रूर, मगर उन्होंने एक ये दिया है कि इसमें ये हो सकता है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में ऐसा हो सकता है। अब हमें ये सोचने लायक बात है कि उस समय जबकि भारत में यानी आज तो हम देखते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, टीवी है, कई सारे वेबसाइट्स है, इसलिए हम जानकारी ले पाते हैं या ट्रैवलिंग करके हम जानकारी ले पाते हैं। मगर जिस समय इस तरह के ट्रैवलिंग के कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थे, उस समय भी भारतवर्ष में इस तरह का मैप बनाया जाता था और पूरे भारत का सचित्र जम्बूद्वीप जिसको हम कहते हैं, न इंडिया आज के इसमें हम ना देखें बल्कि उस समय का इंडिया जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सभी जो है नेपाल, भूटान ये सब जिसमें इंक्लूड थे, तो ऐसे भारतवर्ष की संकल्पना जम्बूद्वीप की इसकी करके उसका एक संकल्पना चित्र बनाना, ये बड़ा कठिन कार्य हो सकता है मगर उस समय में भी लोगों ने इस तरह से मेहनत करके वो बनाया हुआ है और उसके एविडेंसेस आज भी हमारे टेम्पल्स में हमें प्राप्त होते हैं। अब भारतवर्ष का जो दूसरा नाम है, जो भारत नाम जो पड़ा ब बना, तो हम भारत जब बोलते हैं तो भरतखंड, भरतवर्ष, तो राजा भरत से जो है ये नाम आ गया या फिर कई समय में ऐसा कहा जाता है कि भरत नाम का जो एक उस समय एक्चुअली कई सारे विभिन्न टोलियाँ थी, कई सारे ग्रुप्स थे, समूह थे और उसमें भरत की जो टोली थी वो सबसे शक्तिशाली टोली थी, उसका समूह सबसे शक्तिशाली था। इसलिए इस पूरे एरिया को जो है भारतवर्ष या भरतखंड नाम दिया गया, ऐसा भी जिसका ज़िक्र प्राप्त होता है। वेदों में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में इसके ज़िक्र प्राप्त हुए हैं और वैसे अगर देखा जाए तो वैदिक काल में इसके ज़िक्र हुए, महाजनपदों में इसके ज़िक्र हुए हैं और मौर्य एम्पायर में भी जिसका ये हुआ है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल जो है, जो आज भी हमें प्राप्त होता है, तो अभिज्ञान शाकुंतल में भी इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। भरतवर्ष का ये इस तरह से अभी भरत के इसमें भी 2 अलग-अलग ये है। जैसे जैन इसमें भरत और बाहुबली की स्टोरी हम सुनते हैं, तो ये एक अलग से स्टोरी है और ये भरत तो रामायण में भी एक भरत का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। राजा राम जो थे उनके भाई भरत उनका ज़िक्र मिलता है। तो ये ऐसे अलग-अलग ज़िक्र है, तो हमको ये ठीक से समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब ये भारतवर्ष का मैप जो दिया गया है, यानी उस समय का भारत कैसा था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस समय का भारतवर्ष अभी हम यहाँ पर देखें गांधार, काम्बोज अगर ये देखें तो अफ़गानिस्तान तो यहाँ तक क्या ये एरिया पूरा इसमें इंक्लूड है और इस तरफ में पाकिस्तान का पूरा एरिया उसमें है और फिर नीचे जो है सिंहल द्वीप ऐसा कहा जाता था श्रीलंका को वो इधर दिखाया हुआ है और यहाँ पूरा जो है नेपाल और ये सारी बॉर्डर उसमें की गई है और चाइना का इधर का थोड़ा-सा भाग मगर ये तिब्बत वगैरह सारे जो इलाके हैं तो इसमें वो दिखाए गए हैं। अभी ये भारतवर्ष का मैप आज के हिसाब में अगर हम देखें तो ये इस तरह से आज हमको दिखता है भारत का ये छोड़ के बाकी एरिया ऐसे दिखते हैं। मगर ये मैप कहाँ पर प्राप्त हुआ तो नीचे इसका ये स्टैम्प है तो ये जो ब्रिटिश लाइब्रेरी वगैरह है उसमें भी ये अवेलेबल है और कई सारे भारत के बाहर के जो भी बड़ी लाइब्रेरीज़ है भारत में भी इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता हो या रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हो और कई जगह पर इस तरह के जो है मैप्स अवेलेबल है। ये भी काल्पनिक बनाया हुआ है, मगर उस समय के रेफ़रेंसेस को प्राप्त करते हुए महाजनपद वगैरह के जो पीरियड के जो पूरे रेफ़रेंसेस प्राप्त होते हैं, उसको ध्यान रखते हुए ये मैप बनाए गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।
अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया ये शब्द कहाँ से आ गया? अभी हमने देखा जम्बू द्वीप, सुदर्शन द्वीप, फिर उसके बाद में जो है हम भारतवर्ष, भरतखंड की बात करते हैं। अब ये इंडिया नाम कहाँ से आया? तो ये ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश डिक्शनरी में अगर इसके बारे में हम देखें, तो ये आज का जो भारत की हम बात कर रहे हैं, तो संस्कृत में ये सिंधु नदी जो है, तो पर्शिया से आए हुए लोगों को, तो या उस समय के कुछ लोगों को जो है ये इंडस जो है ये वर्ड, तो ये द पीपल ऑफ इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे पे रहने वाले लोग, तो यही इंडस कल्चर ये जो वर्ड है, तो इंडस कल्चर से ही फिर ये इंडिया वर्ड बना। इंडस इज़ एन वर्ड स्टिल टुडे इट इज़ यूज्ड फॉर सिंधु रिवर। ये इंडस जो है ये सिंधु नदी के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, तो इसे हमें समझना है। अब इंडस सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो उस समय में बीसी यानी आज से लगभग 4000 वर्ष पहले, यानी 4000 से 5000 वर्ष पूर्व, बीसी 2600 सेंचुरी एंड 1900, तो उस समय में ये जो यहाँ का पीरियड हम देख रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था? सिंधु और गंगा, सिंधु, यमुना, ये जिसको हम सप्त सिंधु का प्रदेश ऐसा भी ज़िक्र किया गया है। ये सप्त सिंधु में चिनाब, रावी, झेलम ये सारी भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। सो इंडस इज़ नॉट ओनली अ वर्ड फॉर द Sindhu river, but it is a culture of surrounding region also, which is called as the सप्त सिंधु region। ये 7 नदियों का जो एरिया था, तो ये सप्त सिंधु, तो इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसी से वर्ड बना फिर इंडिया। अब हम आगे कुछ इसके रेफरेंसेस को बढ़ाएँ। इसमें बृहद भारत की एक बात की गई है। बृहद भारत क्या है? अब ग्रेटर इंडिया, not only India, but the greater India concept which was used in so much literary sources, कई सारे इसमें इसमें यूज़ किया गया है। तो और कई बार इसको यूज़ किया गया है। तो हम ये देखें तो उस समय अभी जो जैसे हमने बात की अफ़गानिस्तान, ये तिब्बत और ये सारे जो है मिलके उसमें थे। मगर ग्रेटर इंडिया सिर्फ़ यहाँ तक नहीं था, तो ग्रेटर इंडिया भारत का प्रभाव जिन देशों तक फैला, उसको भी बृहद भारत में इंक्लूड किया गया। सो ग्रेटर इंडिया इंक्लूड्स not only the India subcontinent, but the impact of the Indian peoples or the Indian culture on the other countries, such as we can see this Burma, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, and some other countries also there। जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला, उसे बृहद भारत के नाम से, ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। आज भी उसके बारे में ऐसी बात बताई जाती है। तो हमको इसके जो सोर्सेस है, तो किस इसमें देख सकते हैं। ये मैप हम देख रहे हैं, ये भारत का जो पूरा ये नीचे का जो एरिया हम इधर देख रहे हैं, तो इसमें हमें दिखाई देता है कि भारत का प्रभाव आज भी जब हम बात करते हैं अलग-अलग टेम्पल्स के बारे में, पर्टिकुलरली कंबोडिया की जब हम बात करते हैं, वहाँ के मंदिरों की बात करते हैं, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में जो टेम्पल्स है उसकी बात करते हैं, तो ये टेम्पल्स वहाँ पर कैसे हमारे अंगकोर वाटिका टेम्पल वगैरह जो है, तो भारत का प्रभाव वहाँ तक, भले वो बुद्ध कल्चर से रिलेटेड हो, जैन कल्चर से रिलेटेड हो या फिर रामायण महाभारत से रिलेटेड हो। तो ये संस्कृति का प्रभाव जहाँ तक फैला हुआ है, इसको ग्रेटर इंडिया या बृहद भारत कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। अब हिंदुस्तान की बात कहाँ से आ गई? हिंदुस्तान कहाँ से इंक्लूड हो गया? क्योंकि ठीक है, ये ग्रेटर इंडिया वगैरह-वगैरह की हम बात करते हैं, तो प्रोटो इरानियन में जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोटो इरानियन मीन्स जो लोग पर्शिया से वगैरह हमारे देश में आए हैं, तो उन लोगों को प्रोनाउंसिएशन में स के बजाय ह उच्चारण होता है। यस जो है, वो यच की तरह प्रोनाउंसिएशन होता है। सो सिंधु बिकम्स हिंदू and this Sindhava Pradesh becomes as the Hindwa and it is first mentioned in the Avesta। जो सप्त सिंधु प्रदेश है उसको हप्त हिंदू ऐसा प्रोनाउंसिएशन किया गया अवेस्ता के इसमें। अगर हम अवेस्ता का चैप्टर्स अगर निकाल के देखें, जो पर्शियन इसमें लिखा गया है अवेस्ता का, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि इस तरह का प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट टाइम 515 बीसी में हुआ है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले इस तरह का पहली बार उच्चारण किया गया। और ये सिंधु से लेकर के हिंदू वर्ड जो बना, तो सप्त सिंधु हप्त हिंदू वर्ड कैसे बना? और स्थान जो है, तो ये जो है, तो ये स्थान माने तो प्लेस, तो ये स्थान ये सफिक्स यूज़ किया गया है। सिंधु नदी का इलाका या सिंधु संस्कृति के रहने वाले लोग, तो वो स्थान जो है, वो हप्त हिंदू माने हिंदुस्तान आगे हो गया क्योंकि यहाँ पर ये लोग बसते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड आया हुआ है, ये याद रखना है। और हिंदुस्तान ये शब्द वहाँ जो यूज़ बना, तो मकरान की इसमें पर्टिकुलरली जो ये यूज़ होता है,
तो इंडोनेशियन केस में वगैरह। तो हमको ये याद रखनी है सारे इसमें कि इस तरह के बी.एन. मुखर्जी जी ने इसके बारे में जो रिसर्च किया था, उन्होंने इसका ज़िक्र किया। मगर आज भी जब हम देखते हैं कि जब ताजमहल बना था, तो ये मकरान जो रेफ़रेंस मैं उसका सिर्फ़ बताना चाहूँगा। ताजमहल जो बना हुआ था, तो ताजमहल का पर्टिकुलर अगर हम देखें, तो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करते हुए जो मार्बल्स की जो ज़रूरत पड़ी थी, वो मैक्सिमम मकरान से प्रोवाइड किया गया था। और ये अरबिक टर्म में हिंद जो शब्द आया हुआ है, तो पहली बार उसका प्रोनाउंसिएशन और इस रेफ़रेंस से जो है हमको जैसे मिलते हैं। अब ये नक्श-ए-रुस्तम इंस्क्रिप्शन जो है शाहपुर का, तो ये 262 का है, यानी आज से लगभग 1800 साल 1700-1800 साल पहले का इंस्क्रिप्शन है और जिसमें हिंदुस्तान शब्द यूज़ हुआ किया गया है। तो ये इंस्क्रिप्शनल यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से सोर्स है, ये हमको याद रखना है। अभी ये सारे जो है, ये रेफ़रेंसेस हम इसके देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर वो मैप देखना है पर्शियन एम्पायर के इसमें जब हम ये देखते हैं, तो उस समय का ये पर्शियन एम्पायर कहाँ गया है और ये पर्शियन एम्पायर का ये राइट साइड का जो भी एरिया है, तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ का इंडिया का ये वर्ड हमको उसमें प्राप्त होता है और आगे चल कर के जब हम देखते हैं, ये इसकी बात देखते हैं, अभी अलग-अलग मैप्स को हम देखेंगे, तो ये मैप में हमको देखिए यहाँ तक का फैला हुआ साम्राज्य पर्शियन के इसका, धीरे-धीरे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया अभी। और ये यहाँ पर हम देखें, यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है ये क्या है? हिंदू कुश ऐसा यूज़ किया है। व्हाट इज़ दिस मीनिंग ऑफ हिंदू कुश? एक्चुअली द हिमालयन रेंजेस आर कॉल्ड एज़ द हिंदू कुश बट हियर इट्स यूज्ड फॉर द रीजन पार्टिकुलरली यहाँ का जो एरिया है। तो इसमें हिंदू कुश इट इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरिया, बामियान, काबुल, गांधारा ये बॉटम राइट केस में अगर हम देखें नीचे, तो ये हमें पता चलता है। तो ये देखकर और कई सारे फिर उसके बाद के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है, जैसे अगर 1526 में बाबर जब भारत में आए, तो द कंट्री ऑफ हिंदुस्तान ऐसा जो वर्ड उसमें यूज़ किया गया और वो कहाँ पर यूज़ किए हैं, वो पेज भी वहाँ पर दिखाया है। इज़ एक्सटेंसिव, फुल ऑफ मेन एंड फुल ऑफ प्रोड्यूस। ऑन द ईस्ट, साउथ एंड इवन ऑन द वेस्ट, इट एंड्स एट इट्स ग्रेट एनक्लोजिंग ओशियन। तो इस तरह का रेफ़रेंस जो हमको प्राप्त होता है, हिंदू कुश और काफ़िरिस्तान एंड कश्मीर वगैरह जो भी यूज़ है, तो ये बाबरनामा में हमको इस तरह का रेफ़रेंस प्राप्त होता है। अब एक्चुअल बाबरनामा की कॉपी जो है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है, कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट, वो अभी तक हमने नहीं देखा, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब तक कोई बात ओरिजिनली मैं अपनी आँखों से नहीं देखूँगा, जब तक मैं उसको नहीं पढ़ूँगा तब तक उसको मैं कन्फर्मली जो है तो उसका मेरे जैसे अभी मेरे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, तारीख़-ए-फ़रिश्ता है, अकबरनामा है और भी तारीख़-ए-हिंद मैन्युस्क्रिप्ट है। तो ऐसे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको प्रॉपर्ली ये नहीं करेंगे, तब तक हम जो है उसकी जानकारी सभी को नहीं दे सकते, ये भी हमको याद रखना है। अभी एक मैप जो बनाया गया था, ये सैमुअल ऑगस्टस ने बनाया था 1864 में। अब उसमें भी 1864 के इसमें उन्होंने ये यूज़ किया है हिंदुस्तान। ये मैप में ही वर्ड अगर हम देखें यहाँ पर हमको पता चलता है, ये इस तरह से उन्होंने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है हिंदुस्तान और ये उसमें उन्होंने कहा है कि मैप ऑफ हिंदुस्तान, फादर इंडिया वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर हमको याद रखना है। चाइना एंड तिब्बत भी उन्होंने नीचे उसका ये लिखा है और ये पूरा मैप में उन्होंने उसका डिटेल ये दिया हुआ है। तो ये हिंदुस्तान वर्ड किस तरह से यूज़ हुआ, तो अब तक हमने जो अलग-अलग वर्ड देखे जम्बू द्वीप, सुदर्शन द्वीप, फिर उसके बाद हम भरतखंड, भरतवर्ष फिर उसके बाद बृहद भारत, ग्रेटर इंडिया, फिर उसके बाद है इंडस इंडिया कैसे, फिर हिंदुस्तान कैसे वर्ड हुआ। तो ये हमें भारत का टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखते समय पहले ये देखना आवश्यक हो जाता है कि कैसे इसके नाम जो है वो धीरे-धीरे चेंज हो गए। नाउ वी कैन सी हियर सम ऑफ द डाइटीज़ जिनकी पूजा की जाती और टाइमलाइन में ये किस तरह से आते गए क्योंकि आज भारतवर्ष में अगर हम देखते हैं, तो कई सारे देवताओं के नाम लिए जाते हैं। तो इतिहास जब हम देखते हैं तो ये भगवान कहाँ से आ गए क्योंकि इतिहास के इसमें देवताओं का ज़िक्र कहाँ से शुरुआत हुआ और ये कैसे आ गए उसमें। अभी ये योगी का ये है ऐसा कहा जाता है और इंडस के एक्सकैवेशन में ये प्राप्त हुआ ऐसा माना जाता है। अब ये एक्चुअली योगी जो वर्ड है ये शिव के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये ब्रह्मा कुमारीज़ के इसमें भी यूज़ किया जाता है, ये बुद्धिस्ट कल्चर के इसमें भी बताए जाते हैं कि ये तो उनके इसका प्राप्त हुआ हुआ है और जैन कल्चर में भी बताया जाता है कि उनका ये यूज़ किया हुआ है। अब शिव का दूसरा नाम अगर आदिनाथ अगर है, तो आदिनाथ के इसको भी कहीं इसमें यूज़ किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली पुराणिक लिटरेचर की, पुराणों के इसकी या फिर हम जैन आगम ग्रंथों की अगर बात करते हैं,
या फिर बाद के पीरियड में 11th-12th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वारकरी सेक्ट में, तो उस समय जो है ये शिव को आदिनाथ भगवान के रूप में जो माना गया है, तो इसकी तो परंपरा कई सारी इसमें बताई गई है। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत मच्छिंद्र दयान मुख्य शिष्य मच्छिंद्राने बोध गोरक्षशास्त्री केला गोरक्षवला गहिनी प्रति गहिनी प्रसादे निवृत्ति दाता ज्ञानदेवा सारा चोजविले। यानी वारकरी सेक्ट में भी इस तरह की परंपरा को दिखाया गया है। सो वी कैन कॉल्ड दीज़ गॉडेस और इंडस कल्चर में भी जब बताया जाता है तो जिन देवताओं की पूजा होती थी एक्चुअली वो तो पंचमहाभूत थे यानी निसर्ग देवताओं की पूजन की परंपरा इंडस सिविलाइजेशन के इसमें प्राप्त होती है। तो फिर ये अलग-अलग ईश्वर के रूप ऐसे किस तरह से अलग-अलग इसमें आते गए तो हम ये देख सकते हैं। अभी शिव की ही अगर हम बात कर रहे थे तो गांधार पीरियड के इसमें थ्री हेडेड शिव का यहाँ पर हम देख सकते हैं उनके हाथों में त्रिशूल है और इधर 3 मस्तक अलग-अलग दिखाए हैं। हालाँकि यहाँ पर शिव को मूंछें भी दिखाई गई है और गांधार केस में इसका ये किया गया है। अब कॉइन्स के इसमें भी अलग-अलग इसमें ये दिखाया गया है। अब इसमें अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स है। कैटफिशियस के बारे में जब बात करते हैं, तो कैटफिशियस और शिव का ये जो है, तो ये माना जो गया है, तो ये इस तरह के रेफरेंसेस जो है हमको सिक्कों पर प्राप्त होते हैं और इस तरह से हमको इंस्क्रिप्शन सॉरी स्कल्पचर्स में भी हमको इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब ये बदला हुआ रूप है या इन्हीं बदले हुए रूपों को आगे चल कर के ईश्वर का या देवताओं का नाम दिया गया है, तो ये जो है ये क्लियरली वेरिफिकेशंस हमको करने होंगे। अभी सिर्फ़ शिव की ही बात नहीं करते बल्कि शिव और विष्णु दोनों की जब बात करते हैं, तो ये 11th-12th सॉरी ये 13th-14th सेंचुरी के इसमें जो होयसड़ा टेम्पल जो बने कर्नाटका में पर्टिकुलर हळेबीड का ये फ़ोटोग्राफ मैंने लिया हुआ है। तो इसमें लेफ्ट में हम देखते हैं ये शिव शिव का ये है और राइट में हम देखते हैं विष्णु का ये स्कल्पचर यहाँ दिया हुआ है। तो ये हरिहर का जो रूप है, तो ये हरिहर जो है फिर हमारे यहाँ पर हम आज द्रविड़ और आर्य इस तरह से जो ये मतभेद जो बना के रखे हुए हैं, तो पूरा भारतवर्ष एक ही था और एकात्मता का रूप जो है वो हरिहर के रूप में एक दिखाया जाता है। तो ये स्कल्पचर्स हमको उसके बारे में जो है जानकारी देते हैं। So now we can see that from this Indus civilization to later on period, this Gandhara period, and now this is the 12th sorry 13th 14th century. तो कई सारे रूप इस तरह से बदलते आ गए। मैंने बीच के कुछ कई सारे रेफरेंसेस छोड़ दिए क्योंकि ये सभी एक ही इसमें हमको इतना सभी देखना पॉसिबल नहीं। ये तो एक-एक ईश्वर का ये है। अब रामायण की बात करते हैं, अभी-अभी प्रभु रामचंद्र का मंदिर बना अयोध्या में तो बड़ा सवाल खड़ा हुआ क्योंकि उस दिन कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे सवाल पूछा कि एक्चुअली रामायण हुआ था क्या? एक्चुअली प्रभु रामचंद्र थे क्या? तो मैंने यहाँ पर उसके रेफरेंसेस जो है माइन्यूटली जहाँ पर भी मिलते हैं वो उसके ये कलेक्ट करने की कोशिश की। अब रामायण की स्टोरी जिस तरह से बताई जाती है, वो एक्चुअली वैसे हुई थी कि नहीं, इसके बारे में कई सारे ओपिनियंस हो सकते हैं बिकॉज़ अप टू नाउ देयर आर 108 108 तरह के रामायण प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन के इसमें वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, उसके बाद भूभूति के उत्तर रामचरितम से लेकर कई सारी कॉपी है उसकी। तो 108 और इसमें कंब रामायण और कई सारे इसमें ट्राइबल कल्चर्स के इसमें जैन इसमें भी रामायण लिखा गया है, तो कई सारे रामायण हैं। अब प्रभु रामचंद्र का जन्म कब हुआ था उसके बारे में कुछ स्कॉलर्स ने अध्ययन करके ये बताया कि 10 जनवरी 5114 बीसी में यानी आज से लगभग जो है 7200 वर्ष लगभग पहले दोपहर 12 बजकर 5 मिनट को हुआ था। ऐसे उस समय के रामायण या उसके लिटरेरी सोर्सेस को अध्ययन करके उन्होंने ये बनाया। मगर अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर बात करते हैं, तो ये 5th सेंचुरी का एक टेराकोटा का स्कल्पचर है जो रामा के बारे में हमको ये देता है। एक उनका स्कल्पचर जो बनाया गया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं अंगकोर वाट कंबोडिया का जो टेम्पल है, तो उसके ऊपर रामायण की ये जो स्टोरीज़ है उसको अंकित किया हुआ है। जिस बृहद भारत की हम बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से भी हम सोच सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर ऑन द अदर कंट्रीज़ आउटसाइड ऑफ द इंडिया आल्सो। तो उसमें भी हम ये देख सकते हैं और ये कई सारे इसमें हैं। अभी मैं पर्टिकुलरली मैन्युस्क्रिप्ट्स का मैं ज़्यादा अध्ययन करता हूँ, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में मेरी पहली किताब ही मैंने मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी फ्रॉम इंडियन सोर्सेज़ जो लिखी थी, तो सबसे पुरानी रामायण की प्रत जो है, वो 6th सेंचुरी की है। मीन्स आज से 1400 साल पहले लिखा हुआ रामायण की कॉपी, सबसे ओल्डेस्ट कॉपी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़ पब्लिश किया हुआ था 2015 में। और जिस समय कलकत्ता में ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के इसमें अध्ययन हो रहा था, उस समय एक्चुअली वो लोग अग्निपुराण सॉरी हाँ, अग्निपुराण का अध्ययन कर रहे थे। तो उस समय वो जो मैन्युस्क्रिप्ट ढूँढा जा रहा था, तो उसमें ये मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुआ रामायण का। तो
इसकी कई अलग-अलग फिर कॉपियाँ बाद में जो है भारत के बाहर भी और भारत के इसमें पर्टिकुलरली कलकत्ता में ही दूसरी एक लाइब्रेरी में जो है वो लगभग 100 साल पुरानी जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी इस तरह की उसके 2 अलग-अलग कॉपियाँ फिर प्राप्त हुई बिकॉज़ द डिफरेंट वर्सेस कैन गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट और फॉर दैट स्टोरी पर्टिकुलरली जो भी कहानी या जो भी लिखा हुआ है, जो भी इतिहास लिखा हुआ है, उसकी जानकारी अगर अगर हमें अलग-अलग प्रतियाँ उपलब्ध होती है किसी मैन्युस्क्रिप्ट की, तो हम उससे ज़्यादा उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम वेरीफ़ाइड भी कर सकते हैं अलग-अलग इसमें से। अब ये हम उसकी कॉपीज़ जो है म रामायण की, इसके बाद की मेरे जानकारी के हिसाब से 7th सेंचुरी रामायण की कॉपी जो है, वो हैदराबाद में सिकंदराबाद में जो सुहूर लेखा बुद्ध ट्रस्ट है, वहाँ पर अंजनेय रेड्डी साहब और डॉक्टर वीरनारायण रेड्डी साहब, के जितेंद्र बाबू जी वगैरह जो है, तो उनको 7th सेंचुरी का रामायण का मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी जो प्राप्त हुआ था। तो आई कैन कॉल इट इज़ एन सेकंड ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट अबाउट रामायण और वाल्मीकि रामायण का जो ये बताया जाता है, रेफरेंस बताया जाता है, तो उसकी ये वर्जन्स कहे जाते हैं। अब इसमें भी अलग-अलग ये स्टोरीज़ को अलग-अलग तरह से बताया गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि वो सबको हम साथ में रख के इसके बारे में अध्ययन करें। मैं पर्टिकुलर सिर्फ़ 2 रेफरेंसेस बताना चाहूँगा अबाउट द रामायण द लार्जेस्ट जो भी कलेक्शन किया और जो स्टडी किया गया है पिछले लगभग 50 सालों से निरंतर जिसके ऊपर अध्ययन हो रहा है। तो रामायण के बारे में पूना में हमारे महाराष्ट्र में पूना में भंडारकर ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में इसके बारे में रिसर्च वर्क चल रहा है और महाभारत के बारे में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो पूना का डेक्कन कॉलेज जो है, तो डेक्कन कॉलेज में पर्टिकुलरली महाभारत के बारे में बहुत बड़ा वर्क करके रखा हुआ है उन्होंने। उसके कैटलॉगिंग कार्ड्स और ये हज़ारों की तादाद में उन्होंने इसको ये बना के रखा हुआ है। सो दोज़ पीपल्स हू आर इंटरेस्टेड इन द रिसर्च ऑफ रामायण एंड द महाभारत मोस्ट वेलकम टू द बोरी भंडारकर ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट and Deccan College Pune also, so they can get the more information. वेरिफिकेशन करना, अध्ययन करना, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है, मगर हम उसको इनकार नहीं कर सकते। हम ये हुआ था या बिल्कुल नहीं हुआ था, इस तरह से हम उसको इनकार नहीं कर सकते क्योंकि अगर 1400 साल पहले, 2000 साल पहले अगर उसके कुछ रेफरेंसेस प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं तो उसका य इंसिडेंट्स है। भले ही उसमें कम-ज़्यादा होता रहा हो, उसकी घटनाओं को अलग-अलग तरह से बताया गया हो। जैसे गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो गुप्ता पीरियड में रामगुप्त नाम का राजा था, उसके बारे में लोग कहते हैं या फिर मौर्य पीरियड में दशरथ नाम का राजा था, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम किस तरह से एक व्यापक पटल पर रख के कैसे अध्ययन करें, दिस इज़ एन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर रिसर्च स्कॉलर्स। ये हमारे जितने भी संशोधक विद्वान हैं, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। बट कई सारे लोगों ने इसके पहले भी इसका बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है। नाउ जस्ट आई वांट टू शो यू दिस आवर हमारे जलगाँव से नज़दीक जो एलोरा केव्स जो है, इट्स एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वहाँ का कैलाश केव जो है, तो उस कैलाश केव के इसमें एक दीवार पर जो अंकित किया हुआ है, जब हम केव में प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड साइड में ये जो दीवार है उसके ऊपर ये रामायण का स्टोरी जो है अंकित किया हुआ है। एक्चुअली ये फ़ोटो बहुत लार्ज स्केल पे था, मैंने इसको छोटा-सा ये करके लिया हुआ है और ये बिल्कुल उसके सामने खड़े रह के जब हम लेते हैं या फिर सामने की जो ऊपर में एक सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर जब हम खड़े रह के उसका फ़ोटोग्राफ लेते हैं, तो ये पूरी स्टोरीज़ हम उसमें फ़ोटोग्राफ़िक कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी स्टोरियाँ कई जगह पर अंकित की हुई है। यहाँ पर कुछ रेफ़रेंसेस हम जावा इंडोनेशिया के अलग-अलग टेम्पल्स के इसमें देख सकते हैं। ये वहाँ पर जो रावण जो है सीता को जब ले जा रहा था, तो उस समय जो है उसको जो विरोध किया था जटायु ने, तो उसका ये शिल्प अंकित किया हुआ है। यहाँ पर सुग्रीव और बाली के युद्ध का ये कंबोडिया केस में ये दिखाया गया है, रिलीफ़ में दिखाया गया है। फिर उसके बाद और भी सेंट्रल जावा इंडोनेशिया केस में जब ये सेतु जब बनाया जा रहा था, तो लंका जाने के लिए जो जो सेतु बनाया गया था, तो वो सेतु एक्चुअली बनाया गया था क्या? इसके बारे में भी कई सारे रेफ़रेंस पूछे जाते हैं। अब वो एग्ज़ैक्टली कहाँ बनाया गया था वग़ैरह उसके बारे में ये हो सकता है, मगर वो बनाया गया था, उसके 9th सेंचुरी में बनाए हुए ये जो शिल्प हम सामने देखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, ये बात सही है और बस इसको जो है फिर हम अलग-अलग तरह से उसको रिसर्च करते रहें। अभी मैं कृष्ण की बात करूँ, मैं पर्टिकुलरली जब ये देखता हूँ तो कई सारे विद्वानों के इसमें उन्होंने ये बताया है, तो 21 जुलाई 3228 बीसी यानी आज से लगभग जो है 5348 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, क प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्णा के बारे में वासुदेव जो ये कहा जाता है, तो उसका कॉइन्स के इसमें जो रेफ़रेंस यहाँ पर प्राप्त होता है, तो ये यहाँ पर दिखाया है बैक्टीरिया कॉइन्स जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियन कॉइन्स, तो ये
लगभग आज से 2200 साल पहले के कॉइन्स के इसके ऊपर हम देखते हैं और ये वसुदेव संकर्षण ऐसा उसको कहा जाता है। तो ये ब्राह्मी के स्क्रिप्ट में भी उसको यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ देखते हैं और सुदर्शन चक्र जो फ़ेमस है कृष्णा का, तो वो भी एक व्हील के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, संकर्षणा वासुदेवा। तो एक्चुअली ये संकर्षणा का जो ब ब्राह्मी के इसमें ये होता है, तो उसका हमारे यहाँ पर नासिक के इसमें भी जिस तरह से ज़िक्र हुआ है, तो हमने यहाँ पे किया है। मगर उसका क्या एग्ज़ैक्टली कृष्णा से ही संबंध है, तो ये भी फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए वहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्योंकि कई सारे उसके अलग-अलग रेफ़रेंसेस प्राप्त होते हैं। अभी ये जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो प्राप्त हुआ है अब तक के इसमें, तो ये आज से लगभग 1800 साल पहले 2nd सेंचुरी एडी में जो प्राप्त हुआ था, तो ये आज बर्लिन स्टेट लाइब्रेरी में जो रखा हुआ है। एक्चुअली ये सिल्क रूट जिसको हम कहते हैं, भारत का व्यापार जो था, जो मार्ग था, तो ये सिल्क रूट पर प्राप्त हुआ था ये मैन्युस्क्रिप्ट जिसको स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है और महाभारत के पर्वों का जिसमें ज़िक्र किया हुआ है। अब दूसरे विश्व महायुद्ध में इसकी कई सारा इसका नुकसान भी हुआ मगर थोड़ी-सी जो कॉपियाँ अवेलेबल है, जो अलग-अलग 2-3 इसमें रखी हुई है, तो ये जर्मनी के वो बर्लिन स्टेट लाइब्रेरी के इसमें जो कॉपी है, उसमें इसका रेफ़रेंसेस को हम देख सकते हैं और ये महाभारत के अलग-अलग जो पर्व है, उसका लिस्टिंग उसमें किया गया हुआ है। अभी कृष्ण का कुछ और रेफ़रेंसेस अगर हम देखें तो ये भारतीय कला भवन वाराणसी का जो है वहाँ से ये जो शिल्प प्राप्त होते हैं या तमिलनाडु के इसमें जो शिल्प प्राप्त होते हैं ये 4th 6th सेंचुरी 14th सेंचुरी मैंने अलग-अलग पीरियड जानबूझकर इसलिए दिखाया है कि ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है। 2000 सालों से ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है, तो हम इसको तुरंत जो है डिनाय नहीं कर सकते, हम इसको नकार नहीं सकते। तो हमको इसके बारे में सोचना होगा। हमें स्कॉलर्स को जो है इसका एक व्यापक पटल पर लेकर के मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लिटरेरी सोर्सेस जो भी है सबको कॉइन्स और भी जो भी रेफरेंसेस है उसको इकट्ठा करके हमें तो इसमें स्टोरीज़ भी कलेक्ट करनी होगी। फ़ोक स्टोरीज़ जिसको हम कहते हैं लोक कथाएँ, लोकगीत हो सकते हैं, लोक संस्कृतियाँ हो सकती है, ट्रेडिशनल वर्शिप कल्चर्स हो सकते हैं। तो ये सबको एक पैमाने पे रखते हुए हमको अध्ययन करके ये जो है टाइमलाइन देखनी है। तो ये और भी कई सारे रेफ़रेंसेस है, गोवर्धन पर्वत को उठाने के बारे में हो सकता है। ये वियतनाम के आर्कियोलॉजिकल साइट पे प्राप्त हुआ शिल्प है और ऐसे कई सारे फिर शिल्प आगे हम देखते हैं। ये 12वीं-13वीं सेंचुरी का तमिलनाडु का ये है जिसमें रुक्मिणी, सत्यभामा और ये सभी जो है गरुड़ वग़ैरह जो माना जाता है, तो भगवान विष्णु का जो ये माना जाता है वाहन, तो वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये फिर बेलूर हरेबिट टेम्पल्स के इसमें जो शिल्प दिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर ये शिल्प तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर राम और कृष्ण दोनों के शिल्प यहाँ पर अंकित हुए हैं। ये देखिए अभी ये 14th-15th सेंचुरी की भी अगर हम बात करें तो आज से 500-600 साल पहले भी लोगों ने इतनी सुंदरता से इसको निर्माण किया हुआ था। यानी हम इन देवताओं की श्रद्धाओं को, परंपराओं को कभी नहीं नकार सकते। जिसको भी भारत का इतिहास अध्ययन करना है, तो उसको इन सारी परंपराओं को, इन श्रद्धाओं को याद रखना होगा और तभी जाकर के जो है हम भारत के इतिहास को ठीक से समझ सकते हैं। We can't deny other cultures also, but we must be seriously thinking this culture also. ये भारतीय संस्कृति के इतिहास के इसमें अगर हम देखें, तो इसको हमें अध्ययन करने बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे भी अगर हम आगे देखते हैं तो जैनिज़्म के इसमें अभी जब हम 9000 10,000 साल पहले की जब बात करते हैं, तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स की हम बात करते हैं। भारत के इतिहास के टाइमलाइन के इसमें जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो हिस्सा आता है, तो ये लगभग 7000 से 9000 साल वर्ष पूर्व जो है, तो भीमबेटका की गुफाओं की हम बात करते हैं। मगर मैंने ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में महावीर का ये जो दिखाया एक्चुअली बात ऐसी है, जब जैन परंपरा की हम बात करते हैं, तो महावीर जी का पीरियड जो है बुद्ध के पीरियड के यानी 20 साल छोटे थे वो भगवान गौतम बुद्ध से। मगर इस परंपरा को पीछे अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ जी या फिर उसके आगे की पहले की परंपरा को अगर देखें, तो हज़ारों सालों की ये परंपरा जो है, अभी एक्चुअली इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ भी हम इसको पूरा कंपेयर कर करके उसका हम अध्ययन करने की आवश्यकता हो जाती है। तो इसमें अभी मेहरगढ़ का जो कल्चर है वो लगभग 7000 बीसी हड़प्पन कल्चर फिर उसके बाद आयरन पीरियड, वैदिक पीरियड, सेकंड अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं महाजनपद पीरियड। तो इस तरह से धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की हम बात करते हैं। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट जो है भारत के इतिहास में, ये वर्षों को हमें याद रखना है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 जो ये है तो उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो उगम हुआ
तो उसका उसके कारण और फिर आगे ये परंपरा कैसे बढ़ती गई। बुद्धिज़्म तो फिर पूरे भारत और भारत के बाहर भी फैला। जैनिज़्म भी वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, बाहर के देशों में भी कुछ इसमें ये हुआ। मगर आज भी जो है इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम पूरे भारतवर्ष के इसमें देखते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि पूरा भारत माने तो क्या है? टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जब देखते हैं तो पूरा भारत माने तो क्या है? तो वैदिक, अवैदिक, वेदों को मानने वाले, वेदों को ना मानने वाले। अब वेदों को मानने वाले या ना मानने वालों में भी फिर अलग-अलग तरह के प्रकार हो सकते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं आज की तारीख में जिनको हिंदू शब्द वर्ड यूज़ होता है, तो फिर बौद्ध, फिर जैन ये भी उसमें आ जाते हैं। अगर हम आर्य की बात करते हैं तो द्रविड़ भी आ जाते हैं। तो ये सारा इंक्लूड करके ही हमें पूरा भारतवर्ष का जो है वो हिस्ट्री ठीक तरह से हम अध्ययन कर सकेंगे। अभी ऋषभनाथ जी की और पार्श्वनाथ जी की जब मैं बात कर रहा था, अब जब हम ये बात करते हैं भगवान महावीर जी की तो हम इसको नहीं ये कर सकते, इस नकार नहीं सकते, इसको भी हमको ठीक तरह से अध्ययन करना होगा क्योंकि हज़ारों सालों से इसके भी शिल्प, इनकी भी कथाएँ, इनका भी साहित्य निर्माण होता गया है। तो इसको हमें लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जब हम दोनों देखते हैं, अभी बुद्ध की भी जब हम बात करते हैं, अभी इसके बारे में भी कई सारे इंस्क्रिप्शंस, कई सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। एक्चुअली इसके बारे में तो एक बहुत सुंदर म्यूज़ियम फिरोदिया जी जो पूना बॉम्बे हाईवे पर पुराना पूना बॉम्बे हाईवे जो है कामशेत के नज़दीक कानेफाटा, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा जैन फिलॉसफी का म्यूज़ियम बनने जा रहा है। उसमें कुछ दिनों तक हमें काम करने का मौका मिला, पद्मश्री भंवरलाल जी जैन बड़े भाऊ जो थे, तो उनके इसकी वजह से जो है हमको उसमें कार्य करने का मौका मिला था। तो एक सुंदर संग्रहालय जहाँ पर बन रहा है और जैनिज़्म हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। तो जिनको भी उसके बारे में और ज़्यादा गहरा अध्ययन करना है, तो वहाँ पर भी वो जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलर बुद्ध की अगर हम बात करें, तो उसके बारे में भी जो इंस्क्रिप्शंस या ये जो प्राप्त हुए सम्राट अशोका के लुम्बिनी पिलर का इंस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर दिखा है। उसकी कई सारी अलग-अलग प्रतिमाएँ प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के इसमें हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और शाक्यमुनि अभी जैसे हमने बात की थी कि जैन अगर 24 तीर्थंकर है जैनिज़्म में, तो वैसे ही बुद्ध के इसमें भी जो है वो बोधिसत्वों को दिखाया गया है। तो अलग-अलग इसमें फिर शाक्य ऐसा ज़िक्र जो गौतम बुद्ध जी के बारे में प्राप्त होता है, तो वो भी हमको देखना है। और यहाँ पर हम जब महाजनपद के तक पीरियड की बात करते हैं, तो लगभग 500 वर्ष पूर्व जो महाजन का पद का पीरियड था, 16 महाजनपद जिसको हम कहते हैं। तो ये मत्स्य, कुरु, पांचाल, वत्स्य, अवंती अश्मक, मूलक ये सारे जो महाजनपद अलग-अलग थे, तो 500 वर्ष पूर्व पहले तक ये महाजनपद का काल था। अब इसके आगे जो है हम अ, जब जानकारी लेते हैं तो इम्पोर्टेंट डायनास्टीज़ में अभी ये महाजनपदों के इसमें अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, तो हम इसमें पहले मगध का नाम लेते हैं क्योंकि मगध का पीरियड बहुत लंबा रहा और कई सारे उसमें मगध डायनास्टी में भी कई सारी सब डायनास्टीज़ हुई और वो अलग-अलग फिर उन्होंने राज किया अलग-अलग इसमें से। और इसमें सभी इसका नॉट ओनली हिंदुइज़्म बट द जैनिज़्म, बुद्धिज़्म इसका जो है स्प्रेड होता रहा और इसमें कई जो अलग-अलग राजाएँ और थे। अभी मगध डायनास्टीज़ का अगर पूरा जानकारी अभी मैं एक बात पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा, भारत की सभी डायनास्टीज़ की अगर हम बात करें, तो लगभग 6000 डायनास्टीज़ पूरे भारतवर्ष में हुई है। हाउ मच? लगभग 6000 डायनास्टीज़, 6000 डायनास्टीज़ आर देयर। सभी को सभी पूरा डिटेल इसमें अगर हम देखें, तो उसके लिए कम से कम 1 महीना हमको चाहिए। अगर हम सिर्फ़ उनके नाम, उनका पीरियड और उनका थोड़ा-सा 2-4 लाइनों में भी अगर हम काम देखें, तो उसके लिए एक सिर्फ़ उसके लिए 1 महीना हमारे पास होना चाहिए। तो एक आर्टिकल में भी हमने उसकी जानकारी दी है, हम वो भी आगे प्रोवाइड सभी को करेंगे। और ये अभी हम देखें तो नंदा डायनास्टीज़ जो है बंगाल, पंजाब में जो थी, तो नंद हमको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उसका जब ज़िक्र हम पढ़ते हैं, तो न नंद सम्राट की हम बात करते हैं, तो इसमें भी कई सारे अलग-अलग राजा थे। तो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐसा किया है या तो जिनका ज़्यादा प्रभावी साम्राज्य रहा या फिर जिनका ज़्यादा लंबा समय तक ये रहा, तो ऐसे ही इसको जो है हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है या मैक्सिमम एरिया जो है इंडिया का जिनके डायनास्टी में कवर किया गया था, तो उसको हमने यहाँ पर ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। भारत में सबसे पहला जिनको चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का साम्राज्य जो था, तो मौर्य डायनास्टी जिसको हम कहते हैं। अब जिसमें चंद्रगुप्त हो या फिर सम्राट अशोका हो, जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे। तो भारत का आज का अगर हम हिस्सा देखें तो आज के भारत की अगर हम बात करें तो लगभग पूरा भारत उनके इसमें था और बृहद भारत की अगर हम बात करते हैं सॉरी
ये हम जम्बूद्वीप की अगर बात करते हैं, महाजनपद काल के भारत की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय का लगभग 85% जो हिस्सा था, वो मौर्य डायनास्टी के अंडर था, ऐसा हम कह सकते हैं। कलिंगा और खारवेला की छोटा-सा रीजन उसमें था और सबसे जो साउथर्न पार्ट था, उसमें से थोड़ा-सा हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी लगभग जो है पूरा ये उनके कब्ज़े में था। जिसकी शुरुआत पटना से हुई थी, जिनका साम्राज्य जिनका कैपिटल वहाँ पर रहा और जिसके अलग-अलग राजाओं के इसकी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं, उनके पीरियड की हम बात यहाँ पर देखते हैं। और बृहद्रथ जो पुष्यमित्र शंगा ने उसको खत्म करके फिर शुंगा डायनास्टी की जो शुरुआत उसने की थी, तो बृहद्रथ जो उनका आखिरी सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य से हुई शुरुआत सम्राट अशोका के इसमें सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ और बृहद्रथ के इसमें जिसका अंतिम ये हुआ, तो इसे हम मौर्य साम्राज्य को ये कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर उस समय के भारत की अगर ये मैप देखें, तो ये लेफ्ट साइड के इसमें इंडिया इन 250 बीसी, तो इसमें हम देख सकते हैं मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर सिर्फ़ ये साउथर्न पार्ट जो था, ये सिर्फ़ उनके इसमें नहीं था और यहाँ पे राइट का जो कलिंगा खारवेल का था, बाद में तो उन्होंने वो जीत लिया युद्ध के इसमें, ओडिशा के इसमें सॉरी, ओडिशा के इसमें जो इनका ये हिस्सा था और बाकी तो पूरा भारतवर्ष लगभग इनके कब्ज़े में था, ऐसा हम देख सकते हैं। अब सम्राट अशोका के जो प्रस्तर लेख है, जो गिरि लेख है पर्वतों में खुदाई करके बनाए हुए लेख हो या फिर उनके स्टोन इंस्क्रिप्शंस हो, तो वो जहाँ पर फैले हुए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो हमारे यहाँ से नज़दीक नासिक के नज़दीक और ठाणे कल्याण के नज़दीक जो नालासोपारा जो एरिया है, जहाँ से बिज़नेस चलता था भारत का बाहर के देशों के साथ में, तो यहाँ वो नालासोपारा के इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस उनके प्राप्त हुए हैं और कुछ स्तूप भी है वहाँ पर जो पर्टिकुलरली एलिफेंटा केव्स जो है, तो वहाँ पर भी कुछ स्तूप वगैरह उस समय के आज भी हमें दिखाई देते हैं। अभी शुंगा डायनास्टी की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली ये हम भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका जो देख रहे हैं, पूर्वोत्तर से लेकर के सेंट्रल इंडिया तक की जब हम बात करते हैं, तो ये अराउंड 185 से 75 बीसी के इसमें जो ये रहा साम्राज्य फैला रहा। शुंग डायनास्टी के पर्टिकुलरली इसमें अगर हम देखें तो उनके कुछ स्कल्पचर्स और इम्पोर्टेंट है और कुछ जानकारी हम इसका आगे यहाँ पर ले सकते हैं। उस समय के जो किंग्स थे, तो देवभूति तक का इनका ये जो रहा पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य को ये ख़त्म करके जिन्होंने अपनी डायनास्टी की शुरुआत की और देवभूति तक का ये पीरियड रहा। मगर उसका उसी समकालीन जो पीरियड था तो समकालीन ऐसा कह सकते हैं या फिर लेटर ऑन जस्ट लेटर ऑन पीरियड तो वेस्टर्न क्षत्रप का जो पीरियड था, तो क्षत्रपों का विशेष ये रहा 350 साल तक लगभग इन्होंने राज किया। मगर नहपान फेमस किंग जो वेस्टर्न क्षत्रपों के इसमें है रुद्रदमन वगैरह जो है, तो अभी ये नाम जो है फिर ये नाम रिपीट फर्स्ट जैसे रुद्रदमन फर्स्ट, रुद्रदमन सेकंड इस तरह से अलग-अलग किंग्स ये हुए, रुद्रसेन वगैरह। क्षत्रपों के इसमें बुद्धा का जो स्टैचू एक्चुअली मौर्य पीरियड में ही शुरुआत तो हुई थी, मगर उसको और सुंदर तरीके से निर्माण करने की जो परंपरा है, ये वेस्टर्न क्षत्रपा के इसमें हुई थी। यहाँ पर्टिकुलरली वो डायनास्टीज़ कि जिनकी जानकारी हम अपने पूरे इस कोर्स के इसमें नहीं ले सकेंगे, मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली उनके पीरियड के ही कुछ स्कल्पचर्स या फिर कुछ आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है। ये क्षत्रपों का जो साम्राज्य था तो उस समय वेस्टर्न क्षत्रपा एक्चुअली इसके बारे में हमारे महाराष्ट्र में नागपुर के जो एक बहुत बड़े विद्वान रहे विवा मिराशी साहब तो उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया हुआ है। विदर्भ संशोधन मंडल बोल के उन्होंने बनाया था, उसके बारे में एक्सीलेंट बुक्स उन्होंने इसके बारे में लिखे हुए हैं। तो उनके उसके इसमें ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये राजाओं के पीरियड और इसके। इसमें 2 अलग-अलग उत्पत्तियों के या राजाओं के नाम और उनके पीरियड के अलग-अलग ये है इश्यूज़ है। मगर जब जो ज़्यादा माना जाता है तो उसको हमने यहाँ पर उसको दिखाया है। अभी कुषाण पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये शुंग, क्षत्रप एंड कुषाण डायनास्टी कुषाण के इसमें पर्टिकुलरली जो एम्परर कनिष्क का जो है सम्राट कनिष्क जिसकी बात कही जाती है, उसकी लाइब्रेरीज़ और उसका साम्राज्य, उसकी शौर्य के बारे में भी जो बात कही जाती है। अब एक्चुअली ये हिरोइस से लेकर के कीर्तनाडा तक ये जो डायनास्टी चला तो 350 साल लगभग ये क्षत्रपों की तरह ही इन्होंने लगभग 350 साल राज किया था। उस समय का एक शिल्प हमने यहाँ पर दिखाया है और ये सुंदर शिल्प जो है यहाँ हम जो देख रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलता है एक्चुअली ये नष्ट हुए हैं, किए गए हैं, जो भी है मगर उस समय कितनी सुंदरता कुषाण पीरियड के इसमें भी थी। ये वस्त्रों को, आभूषण को जिस तरह से उन्होंने पहना हुआ है, आज भी जो सीरियल्स बनते हैं तो हम सीरियल में भी आज भी नॉट ओनली ओनली इन इंडिया बट इन आउटसाइड कंट्रीज़ आल्सो
जो फ़िल्में बनती है तो पर्टिकुलरली राजाओं के वस्त्र परिधान जो देखते हैं आज हम हॉलीवुड, बॉलीवुड की फ़िल्मों में जो हम देखते हैं, तो राजाओं के वस्त्रों की परंपरा को उन्होंने शिल्पों में यहाँ दिखाया है। ये हम बिल्कुल जान सकते हैं इस वस्त्रों को देख कर के। यहाँ पर हम आगे एक ये लेफ्ट वाला जो है ये सम्राट कनिष्का का स्टैच्यू है। उसकी तलवार, उसका आयुधों का ये उसका वस्त्र और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसके पैरों में शूज़ है। जो शूज़ आज हम देखते हैं, तो वो शूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, उस समय के शिल्पों में ही ये दिखाया गया है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये पैर तो नहीं है क्योंकि ये हम देख के उसको समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस समय ये दिखाया गया है और दूसरी बात है कि ये सर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने ये बनाया हुआ है भले ही वो मुकुट हो या बालों की ये हो, उनका उनकी मूँछों की एक ये हो और शिल्प यानी चेहरा की और आँखों को जो दिखाया गया है, यही फिर बुद्ध के स्कल्पचर में भी ये इम्पैक्ट जो है वो निरंतर रहा हुआ है। तो इस तरह से इनका एक अपना इम्पैक्ट उन्होंने रखा अपनी इंडियन हिस्ट्री के इसमें। अभी पांड्य की बात तो बहुत बाद में करते हैं मगर पांड्या डायनास्टीज़ की जब हम शुरुआत देखते हैं तो लगभग 550 बीसी से लेकर 1345 तक। अब इसमें सेंट्रल पांड्या, अर्ली पांड्या एंड लेटर ऑन पीरियड पांड्या ऐसे अलग-अलग इसमें ये देखा जाता है। तो उसमें हम जब देखते हैं तो सेंट्रल पांड्या डायनास्टी पर्टिकुलरली कड़कुनन से लेकर जब शुरुआत करते हैं तो 550 से तो आगे चलते हुए हम देखें कि अलग-अलग इसमें जो किंगडम्स थे, अभी पांड्या रिवाइवल जब हुआ यानी बाद के पीरियड में भी जब ये बना, तो इसमें गैप भी कई सालों तक का रहा। मगर ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ सालों तक वो भले ही साम्राज्य के रूप में ना उभरा हो, मगर कहीं पर छोटे-छोटे सरदार या उनका कोई तो भी रहता है, जो आगे चल कर के और अपना पराक्रम और अपनी वीरता से जो है इस साम्राज्य को फिर से पुनर्जीवित कर सकता है। तो उसके एग्ज़ाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये जातवर्मन सुंदर पांड्यन से जब ये शुरुआत हुई और ये लेटर ऑन पीरियड ये पांड्यन रिविवल पीरियड में जो है कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स निर्माण हुए, वो भी हम आगे चल कर के पांड्या इसमें देखेंगे ही। तो चेरा डायनास्टी की जब बात करते हैं तो ये पांड्य, चेर, चोल ये जो भी है ये साउथर्न डायनास्टी जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली तो चेर डायनास्टी और ये चेर डायनास्टी 400 बीसी में अभी यहाँ पर भी फिर अलग-अलग ये है एनिसेंट चेरा फिर उसके बाद जो है सेंट्रल के बाद फिर उसका जो है लास्ट पीरियड में जो चेरा डायनास्टी था। तो यहाँ पर हम बीच में उनके ही इसका कुलशेखर डायनास्टी की भी बात करते हैं। तो ये कुलशेखर डायनास्टी कुलशेखर वर्मन से लेकर के रवि वर्मन तक अलग-अलग ये किंग्स हम देख सकते हैं और इसको हम आगे देखें तो चोला डायनास्टी में पर्टिकुलर अभी जब चेर, चोल, पांड्या अभी प्रोनाउंसिएशन तो अलग-अलग इसमें हुआ है मगर पीरियड के हिसाब से हम उसको देखें तो चोला डायनास्टी 301 बीसी से लेकर 1279 एडी तक कितना लंबा पीरियड रहा है देखिए लगभग 1500 वर्ष तक जो साम्राज्य चला। छोटा-सा था और अलग-अलग इसमें अलग-अलग राजाओं ने ये किया, अलग-अलग समय में उनका इम्पैक्ट भी कम-ज़्यादा होता रहा, मगर निरंतर तक। अभी हम जब चोल की बात करते हैं तो संगम लिटरेचर, संगम साहित्य की जो बात है, सबसे विशेष बात जिसको कही जाती है, तो संगम चोला की से जो चोला डायनास्टी को जाना जाता है। तो ये लगभग 220 यानी वर्ष बाद तक जो रहा है, तो यानी ये लगभग 520 525 साल तक का इनका स्टार्ट चोला पीरियड रहा। उसके बाद में जो है फिर 848 से लेकर 1279 तक जो लेटर ऑन पीरियड का विजयराज चोला का पीरियड रहा, फिर इसमें जो राजराज चोला, राजेंद्र चोला वगैरह जो भी अलग-अलग ये हुए, किंग्स हुए, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके कई सारे अलग-अलग नाम और जिन्होंने अपने साम्राज्य को श्रीलंका तक में भी फैलाया था और उस समय के कई सारे टेम्पल्स जो बहुत फेमस टेम्पल थे, बृहदेश्वर टेम्पल वगैरह जिसकी हम बात करते हैं। जब चोल डायनास्टी की जानकारी हम लेंगे, उस समय हम इसके बारे में सविस्तर जानकारी लेंगे। मगर ये चोला डायनास्टीज़ का ओवरऑल जो है इस तरह से हम देख सकते हैं। राजेंद्र चोला, राजा राजेंद्र चोला 3rd जो है, वो इनका लास्ट एम्परर थे ऐसा हम कह सकते हैं। अब सातवां डायनास्टी की हम बात करते हैं। अभी तक मैंने जैसे बताया कि जब हम भारतवर्ष के इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली जब देखते हैं कोई भी हिस्ट्री, तो मौर्य तुरंत सातवां आ जाता है और गुप्ता आ जाता है, वाकाटक आ जाता है और उसके बाद चेर, चोल, पांड्या आ जाता है। ये क्यों? क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से या फिर नॉर्थ डायनास्टीज़ के हिसाब से दिल्ली को सेंट्रलाइज़ करके इतिहास को जो है हम ज़्यादा उसको देखते रहे। मगर टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जैसे हमने टाइमलाइन जो देखी, उस हिसाब से हम देखेंगे। अब सातवां के पीरियड में भी जो है 230 वर्ष पूर्व से लेकर के 199 तक इसको कुछ लोगों ने आगे ले जाकर 230 तक भी जोड़ दिया है।
तो इसमें भी अलग-अलग रेफ़रेंसेस है। आंध्रभृत्य सातवाहना ऐसा इसको माना जाता है। अभी मैं जब सातवाहनों की बात करता हूँ तो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के इसमें जो है पैठण क्योंकि प्रतिष्ठान पुरवराधीशम ये हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो एलोरा के नज़दीक है, तो वहाँ पैठण जो है तो प्रतिष्ठान ये सातवाहनों का कैपिटल था ऐसा माना जाता है। अभी आंध्र के जो भी हिस्टोरियंस है, तेलंगाना आंध्र के जो भी हिस्टोरियंस है, वो बेसिक इनकी शुरुआत जो है तो वो आंध्र के इसकी करते हैं। मेगास्थनीज़ के इसमें एंडेर ऐसा जिसका ज़िक्र हुआ है। तो यही जो है सातवाहनों का ज़िक्र है ऐसा माना जाता है। अगर इसको प्रमाणित माना जाए तो ये 230 बीसी में आ जाता है। तो मेगास्थनीज़ का पीरियड जो है वो तो ये रहा तो उसके रेफरेंसेस में अगर प्राप्त होना है तो एक्चुअली तो फिर इससे भी पुराना होना चाहिए। तो अलग-अलग रेफरेंसेस में अलग-अलग ये दिया हुआ है। मगर सातवाहनों का हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजश्री मुरवंचीकर और डॉक्टर शोभना गोखले इन्होंने जो रिसर्च किया, तो उसको अगर हम देखें तो सिमुक सातवाहनों से लेकर के और नासिक के नज़दीक सिन्नर जो है क्योंकि सिन्नर, सिमुक सातवाहनों के क्वाई जहाँ पर नानी घाट और उधर प्राप्त हुए और गौतमीपुत्र सातकर्णी वगैरह के जो सारे रेफरेंसेस वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये सिन्नर कैपिटल रहा, प्रतिष्ठान पैठण कैपिटल रहा, उसी में तेर जो है हमारे यहाँ का उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में तेर जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा क्योंकि तगर पुरवराधीश्वर तेर का पुराना नाम जो है वो तगरपुर ऐसा है। तो वहाँ आज भी कई सारे उसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और उसका एक ब्यूटीफुल म्यूज़ियम भी वहाँ पर बनाया गया है। तो ये सारे अवशेषों को देखें, पैठण में भी एक ऐसा म्यूज़ियम बाला साहब पाटिल उनके कलेक्शंस के इसमें बना हुआ है और सिन्नर के इसमें भी उधर के कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। वहाँ का अंजनेरी का जो कॉइन्स म्यूज़ियम है, वहाँ पर कुछ जो सिक्के प्राप्त हुए हैं और भी कुछ रेफरेंसेस जो हमारे महाराष्ट्र का जो छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम मुंबई का है, वहाँ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए तो ऐसे सारे आर्कियोलॉजी के एविडेंसेस को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा और कुछ सालों तक तो क्यों ना हो, मगर महाराष्ट्र में उनके कैपिटल रहे ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रेफरेंसेस फिर हमको आगे के इसमें भी प्राप्त होते हैं। गुप्ता डायनास्टी की जब हम बात करते हैं तो 240 से 550 तक माने लगभग 10 साल तक जिनका सॉरी 310 साल तक जिनका ये पीरियड रहा और गुप्ता डायनास्टीज़ में पर्टिकुलर अभी सातवाहन में जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी वगैरह जो बात करते हैं, माँ का नाम पहले अपने नाम में जोड़ना है, लगाना है। ये परंपरा सातवाहनों के इसमें जैसा ये हुआ तो वैसे गुप्त डायनास्टीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर अगर हम देखें तो गुप्त साम्राज्य को या गुप्त पीरियड को जो है भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। भारत का पहला स्वर्ण युग कौन-सा था? ऐसा जब इतिहास में सवाल पूछा जाता है तो गुप्ता डायनास्टीज़ को माना जाता है। उस समय का जो व्यापार वगैरह जो था बहुत जो फैला हुआ था और उस समय भारत में भी जो अलग-अलग ये निर्माण हुए टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत भी उस समय हुई ऐसा हम कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो टेम्पल नंबर 14 हम मौर्य पीरियड के इसमें देखेंगे। तो जिसकी शुरुआत मौर्य पीरियड में हुई थी बट एक्चुअली इसका एक फॉर्म सेटअप होने की जो बात करते हैं, तो गुप्ता डायनास्टी में टेम्पल आर्किटेक्चर और प्रतिमाओं का एक फॉर्म जो है वो सेटअप हो चुका था। प्रतिमाएँ कैसे निर्माण होनी है या फिर मंदिर कैसे निर्माण होने उसका एक क्लियरली रूप और गुप्ता राजाओं के नाम जो है, तो गरुड़ पुराण में और कुछ पुराणों में जो है गुप्ता डायनास्टीज़ के राजाओं के नाम हमको प्राप्त होते हैं। तो इससे हमको समझना है कि गुप्ता डायनास्टी जो है वो एक्चुअली उस समय का एक स्वर्ण युग का रूप जिसको कहा गया है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट डायनास्टी इन इंडियन हिस्ट्री। कई सारे राजाओं के नाम यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं और अभी इसमें भी जैसे मैंने कहा था तो रामगुप्त का पीरियड हम यहाँ पर देखें तो 370 से 375 का ये दिखाया है। इसमें अलग-अलग फिर और ओपिनियंस है। अभी ये विष्णुगुप्त की बात हम करते हैं, तो रामा, विष्णु ये जो भी देवताओं के भी जो नाम आए, तो क्या ये यहाँ से आए हैं? ऐसा भी कई स्कॉलर्स का उसका अपना अलग ओपिनियन है। मगर हमने जिन सिक्कों को या इसको जानकारी अभी ली, तो वो सिक्के तो उसके पहले के पीरियड के हैं। मगर क्या वो सिक्कों पर अंकित जो भी प्रतिमाएँ हैं, क्या वो दूसरे उस समय के किसी राजाओं की है? तो इसमें अलग-अलग ओपिनियंस अलग-अलग लोगों के हो सकते हैं। तो ऐसे ये गुप्ता डायनास्टीज़ को हम देखें और वाकाटका डायनास्टी गुप्ता डायनास्टी पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से प्रभावित थी, तो वैसे वाकाटका डायनास्टी साउथर्न इंडिया के इसमें ये ज़्यादा प्रभावित थी और प्रभावशाली थी। और इसमें हम देख सकते हैं विंध्य शक्ति से लेकर के जो शुरुआत हुई और वाकाटक और गुप्तों का तो बाद में फिर उनका वैवाहिक संबंध रहे इसलिए दोनों डायनास्टी जुड़ गए और वाकाटकों की अलग-अलग जो ब्रांचेस है,
तो नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर जो है, तो ये मध्य प्रदेश का बिल्कुल नज़दीक का एरिया, तो जिसको बेरार रीजन ऐसा ब्रिटिश पीरियड में कहा जाता था। तो नागपुर था इसमें नागपुर से नज़दीक रामटेक जो प्लेस है, वहाँ नंदीवर्धना ब्रांच ऐसा जिसको कहा जाता है और वहाँ उनका जो फोर्ट भी है। तो ये नंदीवर्धना ब्रांच जो उसके बारे में हम वाकाटका केस में उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे और सेकंड वत्सगुल्मा ब्रांच वाशिम डिस्ट्रिक्ट इट इज़ एन प्लेस इन महाराष्ट्र। तो ये वत्सगुल्मा ब्रांच ऐसा 2 वाकाटका का ये बताया जाता है और इसमें जब वाकाटकम का सबसे बड़ा योगदान क्या है अगर हम बोलते हैं, तो अजंता इज़ व्हाट द बेस्ट गिफ्ट बाय वाकाटका डायनास्टी ऐसा हम कह सकते हैं। अजंता के बारे में पर्टिकुलरली एक अच्छा सेशन हम ले सकते हैं। मगर हमारे टाइमलाइन में उसके बारे में तो इतना ये नहीं था इसलिए हमने पर्टिकुलरली ऐसे किसी चीज़ को बाजू में रखा है। हो सके तो अगर हमारे स्कॉलर्स कहें कि इसके ऊपर भी एक कुछ अच्छा सेशन होना चाहिए या फिर उसके बारे में कोई एक अलग से हम कोर्स वर्क जो है डिज़ाइन करेंगे और हम सब उसमें पार्टिसिपेट हो सकेंगे। जब हम पल्लवा डायनास्टी की बात करते हैं तो अलग-अलग अर्ली पल्लवास, मिडल पल्लवास और लेटर ऑन पल्लवास जो अलग-अलग पल्लव है। तो सिम्हावर्मन से शुरुआत करके करते हुए 275 से 882 यानी ये भी लगभग जो है 500 साढ़े 500 साल तक का इनका पीरियड और पल्लवा टेम्पल्स स्पेशली साउथ इंडिया में जो पल्लव टेम्पल्स है, पल्लव, पांड्य, चोला पीरियड के जो टेम्पल्स है, एक्सीलेंट टेम्पल्स आर देयर एक्चुअली पल्लवा पीरियड के टेम्पल्स लेटर पल्लवा के इसमें भी जो हम देखते हैं तो महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन के पीरियड के कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स हम देखेंगे पल्लव पीरियड का जब जानकारी लेंगे। क्योंकि जिस तरह से मैं बेलूर हड़ेबीड की बात करता हूँ, हमेशा होयसला आर्किटेक्चर की बात करता हूँ, तो वैसे पल्लवा डायनास्टीज़ के टेम्पल्स को भी एक्सीलेंट एक्सीलेंट बहुत अच्छी किताबें भी उसके बारे में लिखी गई है। तो इंडियन आर्किटेक्चर के जो स्पेशली 4 वॉल्यूम्स है, उसमें भी इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, तो ये भी हम ज़रूर देखें। और बनवासी कदमबाज़, तो एक्चुअली बनवासी जो ये है, तो इनका तो गोवा में भी इनका इम्पैक्ट रहा और छोटा पीरियड रहा मगर पर्टिकुलरली टेम्पल आर्किटेक्चर में इनका अपना एक योगदान अलग से रहा हुआ है। और ये नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल वेसर स्टाइल ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्टाइल है, हमारे महाराष्ट्र का पर्टिकुलरली हेमाडपंथी स्टाइल, तो वैसे कदमों का एक अपना अलग से स्टाइल रहा है पर्टिकुलरली शिखर में टेम्पल का जो ऊपर का सबसे जो ये हिस्सा होता है जिसको शिखर ऐसा कहते हैं, तो शिखर पे जो है आम्लक जो होता है राउंड जो पार्ट होता है शिखर का, तो ये कदमों की देन है ऐसा कहा जाता है। आंवले जैसा आम्लक ऐसा वो शिखर का जो रूप है, तो ये कदमों की देन है, कदम्ब डायनास्टी की देन है ऐसा माना जाता है। अलग-अलग प्रयोग अलग-अलग इस पीरियड में किए गए थे आर्किटेक्चर स्टाइल में और आर्ट में भी इनका अपना एक अलग सा योगदान रहा है। अब ये गंगा डायनास्टी की जब हम बात करते हैं इट्स एन एक्चुअली तालखेड़ कर्नाटक का ये डायनास्टी मगर बहुत लंबा पीरियड इनका जो रहा तो कहा जाता है कि ओडिशा का जो कलिंगा का ये था, खारवेल कलिंग की हम बात करते हैं मौर्य पीरियड के इसमें पर्टिकुलरली, तो ये वहाँ से इसका शुरुआत हुआ तो ईस्टर्न गंगास इसमें ईस्टर्न गंगास एंड वेस्टर्न गंगास ऐसा ऐसा अलग-अलग 2 पार्ट है। तो इसमें जब हम ये करते हैं तो यहाँ पर हम देखें गंगा पीरियड की पर्टिकुलरली ये उस समय के शिल्प और यहाँ पर ये बनाए हुए उनके एम्बलम उन्होंने जो यूज़ किए कॉपर प्लेट्स के ऊपर, तो ये अपनी एक कला है एम्बलम बनाना, उसको इस तरह से यूज़ करना, उसके आजू-बाजू में ये आयुध, उसके नीचे लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस और स्टोरियों को इस तरह से उसमें अंकित करना। तो ये पर्टिकुलर मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ये तालखेड़ प्लेस है कर्नाटक। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न गंगा जो डायनास्टीज़ है उनका ये देन है ऐसा हम कह सकते हैं। इनकी दूसरी विशेष बात है ये वेस्टर्न गंगास की, तो वो चंद्रगिरी का जो हिल टेम्पल है श्रवणबेळगोळा, जहाँ पर का गोमटेश्वरा का स्टैच्यू फेमस है और जहाँ मराठी का पहला इंस्क्रिप्शन चामुंडराय करवीयले ऐसा जो इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होता है, तो ये उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का जो रीजन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये उस वेस्टर्न गंगा डायनास्टीज़ के पीरियड में बना हुआ है, ऐसा ये कहा जाता है। अभी राजाओं के अगर नाम देखे जाए तो कितने सारे राजाओं के नाम हम यहाँ पर देख सकते लिस्ट देख सकते हैं। वैसे वेस्टर्न गंगास के साथ ईस्टर्न गंगास की जो बात हम कर रहे थे, तो पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है और कोणार्क का जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर जो है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये किया गया है नामांकन किया गया है। तो ये ईस्टर्न गंगा डायनास्टी के पीरियड में बना हुआ है। तो हम जब जाते हैं तो भुवनेश्वर के टेम्पल्स वगैरह जो देखते हैं या फिर कोणार्क, पुरी के जो टेम्पल्स हम देखते हैं, कोणार्क के और पुरी के टेम्पल अगर कोई पुरी गए तो पुरी से कोणार्क नज़दीक है, वहाँ पर हम जाके वो देख सकते हैं। और अभी-अभी उसका कोणार्क सन टेम्पल का रिनोवेशन भी किया गया जब हम वहाँ पर विज़िट किए थे। और नज़दीक में रघुराजपुर नाम का जो गाँव है, वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें।
पाम लीफ और इसके बारे में काम जिनको करना है, पाम लीफ पर स्पेशली इलस्ट्रेटेड पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जिनको काम करना है, उसके लिए भी फेमस है। और भुवनेश्वर में कई सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको प्राप्त होते हैं। तो मैं हमेशा इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ने की बात करता हूँ क्योंकि अगर हम इतिहास को सीखना चाहें, समझना चाहें, तो इतिहास की जिन परंपराओं को, जिन धाराओं को जिन लोगों ने ज़िंदा रखा है, तो हमें उनको भी मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, वो कलाओं को हमें सीखना होगा, तब आगे जा कर के जो है हम इसको ठीक तरह से लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ईस्टर्न गंगा डायनास्टीज़ की जो बात है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉट ओनली द टेंपल बट सच अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आल्सो एक्चुअली जो भी मूर्तियाँ ये जो बनाई उस समय के पीरियड में ये जो टेंपल है मगर कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ भी रहे अलग-अलग इसमें हमें उनको दूर रखना है और ऐसी घटनाएँ बार-बार ना हो, जो भी होगा, तो हम ऐसी घटनाओं को ना होने दें क्योंकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को, परंपरा को इस तरह से ठेस नहीं पहुँचा सकते। तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसा ना हो पाए और ये यहाँ की जगन्नाथ की रथ यात्रा जो बहुत फ़ेमस है अभी इसी महीने के शुरुआती के दौर में जिसका ये रहा मगर कोरोना और कोविड के सिचुएशन की वजह से जो है वो नहीं हो पाई। अब यहाँ की एक सुंदर मूर्ति को हम देख रहे हैं और ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी हुई मूर्ति है। ऐसी कितनी तो भी सुंदर कलाकृतियाँ भारत की जो है, भारत के बाहर के देशों के संग्रहालय में हम देखते हैं। हर पीरियड में हम देखेंगे कि ऐसी कितनी सारी मूर्तियाँ भारत के बाहर चली गई है। मगर हम सबको मिलके अगर कुछ कोशिश करें, तो हो सकता है हम इसमें से कुछ तो भी प्रतिमाएँ जो है हम वो फिर से भारत में ले आएँ या फिर पहले हमारे भारत में जो प्रतिमाएँ हैं, उसको तो हम संरक्षित करें और अध्ययनकर्ताओं के लिए जो है हम कला को अगर ज़िंदा रखें, तो हम बुराई को दूर रख सकते हैं, इस बात को याद रखिए। दिस इज़ माय फेवरेट कोट ये मेरा अपना कोट है, जिसको मैं हमेशा दोहराते रहता हूँ। कलाओं को क्यों ज़िंदा रखना है? क्योंकि हम बुराई को हमसे अगर दूर रखना चाहते हैं, तो सुंदरता का निर्माण करना जो है हमको सीखते रहना चाहिए। ये मूर्तियाँ, ये मंदिर जो भी है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, बौद्ध आर्किटेक्चर या क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो भी है कला स्थापत्य मैंने कहा था कला और स्थापत्य को या किसी भी कला को कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। हमें सुंदरता को निर्माण करने के लिए जो है, ये सभी के परे जाकर के इसको सीखना चाहिए और आने वाली जनरेशन्स को हमें इसे सिखाना चाहिए, जब जाकर जो है बुराइयों से ये समाज जो है दूर जा सकता है। अभी ये कोणार्क का सन टेम्पल एक्चुअली इसको बहुत कंप्रेस किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है एक्चुअली ये तो वाइड एंगल में हमको इसको देखना है। मगर हमारे क्षमता को समझते हुए हम यहाँ का जो प्रतिमा देख सकते हैं, तो बिल्कुल छोटा-सा दिख रहा है बट एक्चुअली सच अ ब्यूटीफुल ये यहाँ पर हम उसका सिर्फ़ एक ये पीछे का टेम्पल जो है, यहाँ ये टेम्पल का हम ये जो देख रहे हैं, इसका यहाँ का बस एक छोटा-सा हिस्सा या यहाँ सॉरी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ का एक छोटा-सा हिस्सा जब हम यहाँ देखते हैं सच अ ग्रेट वर्क स्टोन व्हील का जो कार्विंग उसके ऊपर किया हुआ है, तो कितना ब्यूटीफुली कितना माइन्यूट कार्विंग उसके ऊपर किया हुआ है हम देख सकते हैं। तो एक छोटा-सा हिस्सा, एक लघुतम हिस्सा इतना इतना सुंदर निर्माण कर सकते हैं, तो ये पूरा विशाल मंदिर और उसके सामने का जो भी ये बनाया गया है, कितना सुंदर निर्माण किया है, उसके लिए क्या मेहनत लगती है, वो हमको उसमें देखना होता है। अभी जब हम वल्लभी के मैत्रक किंग डायनास्टी की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर अलग-अलग राजाओं को 470 से लेकर के 776 तक जो ये डायनास्टी रहा, तो उनके अलग-अलग किंग्स और उसकी जानकारी हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ आगे हम चालुक्य डायनास्टी की बात करें, चालुक्यों में भी 3 डायनास्टीज़ अलग-अलग रही, एक बादामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य एंड वेंगी चालुक्य। बट समवेयर देयर आर मेंशन्ड अबाउट द बोधन चालुक्याज़ आल्सो और द वेमुलवाड़ा चालुक्याज़ आल्सो। ये इसके बारे में चालुक्यों के इसमें हम पर्टिकुलरली जब जानकारी लेंगे, तो उसकी ज़्यादा जानकारी हम उस समय ले सकते हैं। अभी जब हम उस समय के वेमुलवाड़ा बोधन चालुक्य जब हम बोधन शहर में जाते हैं तो ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट बट अभी तेलंगाना का जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के बोधन शहर में जब हम जाते हैं, तो उस समय अंदर जाने के बाद यानी शहर में जब हम जाते हैं तो शक्कर नगर ब्राह्मण गली एरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ जो टेम्पल के रूइंस आज भी यानी ये टेम्पल जो है अच्छी अवस्था में नहीं है, मगर वहाँ के इंस्क्रिप्शंस और ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को देखते हुए जो है हम वेमुलवाड़ा चालुक्य, बुद्धन चालुक्यों का उस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो है हम समझ सकते हैं। और वेंगी चालुक्यों की गुजरात की एक अपनी शाखा रही, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम ये चालुक्य डायनास्टी में लेंगे। अब गुर्जर प्रतिहारों की जब हम बात करते हैं, तो ये राजस्थान और गुजरात का जो एरिया था पर्टिकुलरली उस वहाँ पर ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी थी, गुर्जर प्रतिहारों का भी अपना कला और स्थापत्य के इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका जो अपना पीरियड था, तो वो लगभग 400 सालों तक का उनका अपना पीरियड रहा था और ये
राष्ट्रकूटा डायनास्टी की हम बात करेंगे। देखिए ये मैं ज़्यादा स्पीड अप क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हमें लास्ट तक देखना है और ये पर्टिकुलर एक-एक डायनास्टी को जो है हम इसमें से कुछ डायनास्टीज़ नॉट द ऑल बट सम डायनास्टीज़ उसकी जानकारी हम अपने स्पेशल सेशन जो होंगे, उसमें हम उसकी जानकारी ले सकेंगे। अभी गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी को जैसे हम बात करते हैं, वैसे महाराष्ट्र में पर्टिकुलर राष्ट्रकूटों की बात करते हैं। अभी राष्ट्रकूटों के इसमें भी पर्टिकुलर उम, एलोरा का जो रीजन है, हमारे यहाँ पर एलोरा केव्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखे जाते हैं, तो ये एलोरा केव्स में जिसका नाम पहले एलिचपुर था और राष्ट्रकूटों के इसमें एलिचपुरवराधीश्वर और लत्तलूरवराधीश्वर, कंधारपुरवराधीश्वर ऐसे जो ज़िक्र आते हैं, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की ये जो लत्तलूर माने लातूर, लातूर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, कंधारपुरवराधीश्वर, कंधार, जहाँ पर उनका फोर्ट और उनका जगतुंग तालाब और इंस्क्रिप्शंस कई सारे टेम्पल्स भी वहाँ पर है। तो ये राष्ट्रकूटों मान्यखेट ये महाराष्ट्र के ही जो प्लेस है। तो ये ऐसे ये राजधानी मैंने महाराष्ट्र में वाकाटकों का, सातवाहनों का, राष्ट्रकूटों का और भी बाद के पीरियड में मराठा पीरियड से तो ऐसी कई सारी अलग-अलग डायनास्टीज़ रही है और उसमें ये किंग्स और इसका ये देख सकते हैं। राष्ट्रकूटों की सबसे बड़ी देन क्या है ऐसा जब हम कहते हैं तो येलोरा केव्स जो है तो ये राष्ट्रकूटों का जैसे वाकाटका का क्या है योगदान तो अजंता, राष्ट्रकूटों का योगदान क्या है तो एलोरा और उसके नज़दीक में ही कृष्णेश्वर टेम्पल वगैरह जो है और भी इसको छोड़ के कई सारे उनके ये है मगर पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको देखा जाता है और यही हम राष्ट्रकूटों के इसमें इसके डिटेल जानकारी ले लेंगे। अब ये पाल डायनास्टी बंगाल की बात करते हैं, जब हम भारत का बिल्कुल ये बंगाल, उड़ीसा का जो एरिया देखते हैं, खारवेल का जैसे उड़ीसा का ये देखते हैं, तो खंडगिरी, उदयगिरी के उससे लेकर जब तो वैसे बंगाल में जब आ जाते हैं, तो पाल पाल डायनास्टी का पाल का भी बहुत बड़ा योगदान कला और स्थापत्य के इसमें रहा है और उनके अलग-अलग राजा, उनका अलग-अलग पीरियड तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग पीरियड उसकी ये किए हैं, तो एक कंपैरेटिव चार्ट हमने यहाँ पर उसका ये दिखाया है कि लोगों ने किस तरह से उसका ये किया, तो 4 अलग-अलग तरीके किए और जो डायनास्टी 750 से लेकर 1160 तक यानी लगभग जो है 400 साल 410 साल तक जिन्होंने अपना साम्राज्य किया। ये फिर मैं परमार इस साम्राज्य के इसमें आ जाता हूँ। गुर्जर प्रतिहार और परमार जिनका नाम एक साथ में जोड़कर लिया जाता है, राजस्थान, गुजरात से जुड़े हुए और मारवा के रीजन में इनका जो साम्राज्य था, अभी ये मध्य प्रदेश में भी बड़ा ये था उसका, तो मारवा रीजन जो है 800 से लेकर 1305 तक इसका साम्राज्य रहा। तो परमार में काफ़ी कई सारे भोज राजा की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली तो ये भोज परमार डायनास्टी के इसमें से जो थे और भोज तालाब की भी जो बात की जाती है। तो भोपाल में जब जाते हैं तो वो श्यामला हिल्स के तरफ से जब हम भोज तालाब की तरफ जाते हैं और तो मैंने इसमें कई बार ये कहा है कि शहर कैसे दिखाया जाए लोगों का उसका अगर एग्ज़ाम्पल है, तो भोपाल का एग्ज़ाम्पल हम हमेशा देते हैं कि आओ देखो अपना शहर। इस तरह से उन्होंने ऑडियो गाइड सिस्टम को वहाँ रखा है। सिर्फ़ अपने मोबाइल पे वहाँ का ये किए तो आपको वहाँ की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एक ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल भोपाल के इसमें बनाया। तो भोज तालाब और उधर का एरिया जो है पर्टिकुलर तालों में ताल, भोज ताल, बाकी सब तालाब ऐसा जो कहा जाता है। तो अगर कोई तालाब है सबसे बड़ा तो वो है भोज ताल और बाकी सब जो है वो छोटे-छोटे पॉन्ड्स है ऐसा जैसा माना जाता है। तो ये भोज राजाओं के का ज़िक्र किया जाता है। तो इस तरह से भोज डायनास्टी, परमार डायनास्टी को हम देखते हैं। फिर सेऊन यादवास जैसे मैं कैपिटल्स की बात कर रहा था तो राष्ट्रकूटों के बाद महाराष्ट्र में यादवों का कैपिटल रहा और जो भी राष्ट्रकूटों के इसके नज़दीक ही बिल्कुल दौलताबाद, देवगिरी जिसको कहा जाता है। अभी तो उसको दौलताबाद बोला जाता है मगर देवगिरी फोर्ट वहाँ का जो है, तो ये देवगिरी फोर्ट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और ये एलोरा से बिल्कुल नज़दीक में है। तो देवगिरी पर जिनका कैपिटल रहा तो 850 से लेकर 1314 तक मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी का वार के बाद जो है धीरे-धीरे डायनास्टी खत्म हो गई। तो ये देवगिरी के यादवों का तो रामचंद्र देव राय या जो भी उस समय के जो अलग-अलग ये रहे, तो एक्चुअली उसमें सेवण चंद्रा से ये होता है मगर कई सारे भिल्लम, सिंघम वगैरह जो उनके नॉट ओनली द किंग्स बट उनके प्रधान भी जो थे सॉरी सेनापति जो थे, वो भी बहुत पराक्रमी थे जिनके कई सारे इंस्क्रिप्शंस पूरे महाराष्ट्र के अलग-अलग टेम्पल्स में हमको प्राप्त होते हैं। अभी उसके हम जब बात करते हैं आगे चल कर के ये आगे के उनके जो किंग्स हैं, तो हरपाल देव राय, रामचंद्र देव राय जिनकी हम बात कर रहे थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लड़ाई के इसमें ज़्यादा इसका ज़िक्र आता है।
तो उस उनके अपना जो योगदान रहा यादवों का तो हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इस पीरियड में डेवलप हुआ और कई सारे कल्याणी चालुक्यों का और देवगिरी यादवों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल वो लगभग बिल्कुल सेम रूप का हमें दिखाई देता है। थोड़ा-सा उसमें चेंजेस है फिनिशिंग और इसमें चेंजेस है स्टोन वर्क पे इसमें चेंजेस है मगर ये लगभग उसका सिमिलरिटीज़ हमको दिखाई देता है। तो भारतवर्ष के इसमें एक इम्पोर्टेंट डायनास्टी के रूप में यादवों का साम्राज्य रहा। उसके बाद होयसड़ा डायनास्टीज़ को हम देखते हैं। अभी यहाँ से यादवों के या होयसड़ा के इसमें सल्तनत डायनास्टी भी है। मगर मैंने पहला थोड़ा-सा इसको कवर किया है, पर बाद में हम उसकी भी जानकारी ले लेंगे। होयसड़ा डायनास्टी जो लगभग 1000 से 1346 के इसमें रही और होयसड़ा का पर्टिकुलरली जो कैपिटल जो रहा बेलूर तो बेलूर एंड हळेबीड, तो होयसड़ेश्वर जिसको ये कहा जाता है, ये जो कर्नाटक में मैसूर डिस्ट्रिक्ट और हसन डिस्ट्रिक्ट के उधर जो ये रहा और कर्नाटक का रीजन पर्टिकुलर ज़्यादा इम्पैक्ट जिस एरिया में इनका रहा था। अब इनके भले ही इनका 300 साढ़े 300 साल का ये रहा हो, मगर कला की परमोच्च सीमा तक होयसड़ा डायनास्टी के इसमें हम देखते हैं। स्पेशली यूज़ ऑफ द सोप स्टोन इज़ व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस होयसड़ा डायनास्टी सोप स्टोन टेम्पल्स और आगे चल कर के इन्होंने कला को इतना परमोच्च इस पर लेके गए कि ग्रेनाइट के इसमें भी जब हम सोमनाथपुर का टेम्पल देखते हैं उनका गुजरात का सोमनाथपुर नहीं, कर्नाटक में जो सोमनाथपुर है, वहाँ का जब टेम्पल देखते हैं, तो ग्रेनाइट के इसमें भी जो फिनिशिंग का जो देखते हैं, इट्स एन रियली अमेजिंग ग्रेट ये है, तो ये होयसड़ा डायनास्टी की देन है ऐसा हम कह सकते हैं। काकतीय डायनास्टीज़ को पर्टिकुलर जब हम देखें तो काकतियों का वरंगल काकतिया जो आज का तेलंगाना का रीजन जो है, तो वरंगल में काकतियों का साम्राज्य, वहाँ का उनका फोर्ट और उसके अंदर के टेम्पल के जो रूइन्स वगैरह वहाँ देखते हैं और तोरणों का जो उनका अपना एक अलग स्पेशलिटी रहा है। तो ये काकतीय डायनास्टी 1083 से लेकर 1323 तक, यानी ये भी लगभग जो है 250 सालों तक इनका अपना साम्राज्य रहा और गणपति देवा काकतीय का और यादवों का जो वॉर हुआ था, तो उनका सॉरी रुद्रमा देवी का वॉर हुआ था ये एक्चुअली, रुद्रमा देवी पर फ़िल्म भी बनाए गए हैं। रुद्रमा देवी का और यादवों का जो एक वॉर हुआ था, तो उसका लास्ट इंस्क्रिप्शन जो है, तो ये हमारे कर्नाटक के बॉर्डर पर महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर जो है, वहाँ पर बिदर डिस्ट्रिक्ट में भाल्की तालुका में तेलगाँव नाम का एक गाँव है, जहाँ पर एक किसान के खेत में गन्ने का जो खेत था, वहाँ पर ये स्टोन जो है ऐसा उल्टा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा लार्ज ये स्टोन था, जिसको बाद में उठा करके रखा गया और उन्होंने जब बुलाया, तब मैं जब वहाँ पर गया था, तो उस इंस्क्रिप्शंस को जब हमने रीड किया तब पता चला कि ये काकतीय और यादवों के वार का जो है, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, एक तह जो हुआ था, तो वो तहनामा उसके ऊपर वो स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन में उसमें लिखा गया है। तो और भी 2-3 इंस्क्रिप्शंस उसी गाँव में प्राप्त हुए थे। तो काकतीयों का डायनास्टी का जो है तो ये इलाका तो कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर तक इनका ये रहा, तो ये सीमा भी हमको वहाँ पर उसकी पता चलती है। तो रुद्रमा देवी के बारे में अगर हम गूगल में सर्च करें तो कुछ सारी फ़िल्म्स भी हमको प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम ये मणिपुर का एरिया बिल्कुल भारत का एकदम पूर्वोत्तर इसमें अगर हम देखें, तो ये कांगलीपाक जिसको कहा जाता है, तो ये उनका साम्राज्य जो था वो जैसे 1074 से 1121 ऐसा उसका ये दिया है वो किंग उसका ये पीरियड दिया मगर एक्चुअली ये डायनास्टी जो है इतना उनका लंबा ये चलता रहा कि आगे चल कर के उन्होंने जो है 1074 से शुरू हुआ, जब तक ब्रिटिश भारत में थे, तो उस समय तक उनका जो है ये चलता रहा, अपना एम्पायर जो है उन्होंने कायम रखा। तो बहुत कम ऐसे साम्राज्य रहे कि जो इतने सालों तक यानी माने लगभग 1000 साल तक 900 सालों तक जिनका अपना साम्राज्य उन्होंने बचा के रखा हुआ था। और बाद में जो है ये आफ्टर द डेथ बर्मा और इसका जो वॉर हुआ उसके बाद तो ये खत्म हो गया। मगर ऐसे भी कुछ साम्राज्य थे, तो जो इतने लंबे सालों तक इनका इम्पैक्ट रहा। आज भी मणिपुर में जब हम जाते हैं, तो मणिपुर में इस डायनास्टी का इम्पैक्ट और वहाँ के लोगों के बोली भाषा में आसाम की भी कुछ ऐसी डायनास्टीज़ है, उसके बारे में भी हम जानकारी लें। तो इस ऐसी कुछ डायनास्टीज़ का आज भी हमको इम्पैक्ट वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे रशिया का नाम लिए तो तुरंत आज की तारीख में जो है हम ज़ार या स्टालिन वगैरह उनके नाम तुरंत दिमाग में आ जाते हैं। तो वैसे ही मणिपुर, आसाम के इसमें गए तो उस समय के उधर की ये डायनास्टीज़ ऐसे है कि जिनका नाम आज भी लोगों के मुँह में इस तरह से दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की पर्टिकुलर बात करें तो मराठा पीरियड की छत्रपति शिवाजी की वगैरह बात आती है। कर्नाटक में गए तो बसवेश्वर उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे कुछ डायनास्टीज़ दे रहे हैं। अब ये कलचुरी डायनास्टीज़ जो है, तो ये बिजला का जो ये रहा और कलचुरी डायनास्टी जो एक थोड़ा-सा उनका पीरियड रहा मगर
एक अपना इम्पैक्ट कल्चुरी ने भी रखा था और कल्याणी चालुक्य से उन्होंने ये करके आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल में कल्चुरी का थोड़ा-सा एक अच्छा योगदान है, जिसको भी हम बाद में उसकी जानकारी लेंगे। अभी हम आते हैं दिल्ली सल्तनत तक के उसमें। जब हम बात करते हैं ये गुलाम और इसकी बात करते हैं गुलाम घराने बलबन की, अल्तमश की या फिर उसके पहले रज़िया सुल्तान की। मगर इस पीरियड को अगर हम देखें तो जो डायनास्टी के रूप में अगर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत को, तो वो 1000 से लेने के बजाय जो है 1206 से 1526 तक एज़ अ डायनास्टी के रूप में, नॉट एज़ अ किंग बट एज़ अ डायनास्टी दिल्ली सल्तनत पीरियड को लेकर। तो इसमें अलग-अलग डाय ये रही, तो उसमें मामलक डायनास्टी और उसका जो ये रहा, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, अल्तमश ऐसे अलग-अलग उसमें ये रहे। अभी हम पर्टिकुलर इसके एक-एक सेशन जब लेंगे, तो इनकी सारी डिटेल जानकारी, उनका पीरियड, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हिस्ट्री जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये उसमें एक फिर खिलजी डायनास्टी रही, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और मलिक काफूर वगैरह जिनका नाम आता है। और पर्टिकुलरली ये खिलजी डायनास्टी की स्पेशलिटी ये रही कि मलिक काफूर जो था, उसने ही पूरे भारत में लगभग द्वार समुद्र तक यानी होयसड़, पांड्या तक जाकर के जो है, भारतवर्ष को इसमें यानी काबीज़ करने की, कैप्चर करने की उन्होंने कोशिश की थी और उस प्रदेश को, उस साम्राज्य को उन्होंने जीता था उस समय में। तो ये जो है अब ये सल्तनत डायनास्टी को स्प्रेड जो है, तो ये मलिक काफूर के पीरियड में खिलजी डायनास्टी में हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद तुगलक डायनास्टी, गयासुद्दीन तुगलक वगैरह रहे। दिल्ली से पहली बार साम्राज्य को जो है वहाँ से निकाल कर दौलताबाद, देवगिरी पर लाने का, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में लाने का प्रयास ये मोहम्मद तुगलक के पीरियड में हुआ था। फिर बाद में उन्होंने फिर उसको चेंज किया। ये तो अलग से उसकी एक स्टोरी है, मगर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अलग-अलग डायनास्टीज़ के इसमें रहे। सैयद डायनास्टी, लोधी डायनास्टी ये और अलग डायनास्टी उसके आगे रही और इसी के बाद जो है तो फिर बाबर ने 1526 में इब्राहिम शाह लोधी के साथ वॉर करके, तो ये अपना मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी और उसके बाद भी ये यहाँ पर हम देखें यहाँ तो दिल्ली के इसका हमने देखा मगर डेक्कन के इसमें जब हम आते हैं पर्टिकुलर, तो बहमनी सल्तनत डेक्कन इंडिया डेक्कन प्लाटू जिसकी हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली डेक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना डेक्कन प्लाटू का और डेक्कन रीजन का अध्ययन करने के लिए हुई, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और लिटरेरी सोर्सेज़ को, इंस्क्रिप्शंस को, फोर्ट एंड अदर आर्किटेक्चर्स का स्टडी करके बहुत सारी जानकारी उन्होंने अपने यहाँ पर कलेक्ट की। तो जिसमें बहमनी सल्तनत जो थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह जिसने ये स्थापना की गुलबर्गा में, ये कर्नाटक में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है, तो वहाँ गुलबर्गा में उन्होंने अपना साम्राज्य की शुरुआत की 1347 में और 1527 तक। एक्चुअली यही बहामनी डायनास्टी आगे 5 टुकड़ों में बटी और उसमें फिर अलग-अलग डायनास्टीज़ बनी, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। मगर उसमें जो शुरुआत हुई थी अलाउद्दीन बहमन शाह से, तो 1347 से शुरू हुआ, तो ये कलीमू शाह तक जो है 1527 तक ये डायनास्टी रही। बहमनी का फोर्ट आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा योगदान डेक्कन रीजन में रहा है। हम बहमनी डायनास्टीज़ की जानकारी लेते समय उसके बारे में बात करेंगे। उसी समय मारवाड़ की सल्तनत थी और ये मारवाड़ सल्तनत जो घुरिद, खिलजिद और इसमें थी, गुजरात के इसमें भी। तो ये मारवाड़ सल्तनत एक अलग-सा उनका ये था और उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट कायम रखा हुआ था, 1392 से लेकर 1562 तक। अब मैं जैसे मणिपुर की बात कर रहा था, तो वैसे ये अहोम डायनास्टी है आसाम में, आज भी आसाम में जब जाते हैं, तो जिसका नाम हमें बार-बार सुनाई देता है। तो ये अहोम डायनास्टी जो 1228 से 1826 तक, यानी लगभग 600 सालों तक जिन्होंने साम्राज्य किया, तो सुखपा से शुरू होता हुआ ये साम्राज्य जो है, तो ये पुरंदर सिंह तक ये साम्राज्य रहा और आगे भी इसका इम्पैक्ट आज भी हमें लोगों के इसमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद रेड्डी डायनास्टी जो है पर्टिकुलरली आंध्र के रीजन में जो है दिखाई देता है। एक्चुअली इनका छोटा-सा ये रहा, मगर वॉर और इसकी वजह से और उनके अपने कुछ अलग से जो रेड्डी कम्युनिटी वगैरह की जब हम बात करते हैं, तो रेड्डी डायनास्टी का अपना एक इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। विजयनगर एम्पायर जो कृष्णदेवराय और उनकी हम बात करते हैं, तालिकोट वार की बात करते हैं, मगर हम्पी का जो हम्पी और आजू-बाजू का जो एरिया है, जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसको ये किया गया है। तो इन वन सिटी इन ओनली 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर के दायरे में इतने सैकड़ों की तादाद में ब्यूटीफुल टेम्पल्स उन्होंने जो बनाए हैं एंड फॉरगॉटन एम्पायर जो किताब लिखी गई उसके बारे में एक्सीलेंट जो बुक है और भी कई सारी किताबें उसके बाद निर्माण हुई। कर्नाटका के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कई सारी ब्यूटीफुल बुक्स भी बनाए। तो विजयनगर एम्पायर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इसमें योगदान
उनका बाकी तो छोड़िए मगर कला, साहित्य और कला और साहित्य दोनों केस में कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में विजयनगरा का एक अपना योगदान रहा है। उसमें 3 अलग-अलग ये रहे विजयनगर एम्पायर में संगमा, साल्वा एंड तुलुवा ऐसे अलग-अलग ये रहे डायनास्टी उसमें। तो ये 1614 तक का उनका पीरियड हम यहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद जो है मैसूर का जो अडियार साम्राज्य जिसको उडियार इस नाम से जाना जाता है और आज भी मैसूर का दसरा पूरे भारतवर्ष में फ़ेमस है। तो ये 1399 से लेकर के 1950 तक यानी लगभग 600 सालों तक ये डायनास्टी का ये रहा। मगर आज भी जो है वहाँ के किंग्स और वो आज भी है। कई सारे भारत में आज भी कई सारे राजे-महाराजे अपने-अपने पैलेसेस में या अपने-अपने इलाकों में है। उनके साम्राज्य भले खत्म हो चुके हो, मगर उनका इम्पैक्ट वहाँ के आजू-बाजू के लोगों के इसमें आज भी है। तो ऐसे वडिया डायनेस्टी जो है उसका इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। मैसूर पैलेस वगैरह जब हम जाते हैं तो पर्टिकुलरली वहाँ पर हम ये देख सकते हैं। और मैसूर के इसमें ही आगे फिर टिप्पू सुल्तान और हैदर अली उन्होंने भी साम्राज्य किया था। लास्ट में हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हैदर अली और इसने किया था। और आगे फिर उनका ये खत्म होके और आगे रूलर्स ही करते रहे। तो यहाँ वो हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद कोचीन के महाराजाओं की जब हम बात करते हैं, तो 1503 से शुरू हुआ ये कोचीन का साम्राज्य 1964 तक कायम रहा। तो आज भी कोचीन का साम्राज्य अब जब हम अनंत पद्मनाभन मंदिर की वगैरह जब बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो कोचीन के महाराजाओं का ये विशेष बात वहाँ का ट्रस्ट वगैरह उन्होंने जो बनाया टेम्पल्स और इसके लिए वहाँ का जो भी कार्य चल रहा है और दूसरी विशेष बात है उनकी कि उन्होंने अपनी खुद की डायनास्टीज़ के ऊपर अभी कुछ सालों पहले भी जो है, बहुत अच्छी किताबें भी लिखवा ली उन्होंने। हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर उनके अपने एम्पायर के बारे में, कोचीन एम्पायर के बारे में, त्रावणकोर किंग्स के बारे में पर्टिकुलरली उस समय कोचीन और त्रावणकोर ये त्रावणकोर के महाराजाओं ने भी ऐसे अलग से बुक लिख ली, तो कोचीन की इसमें भी ऐसी किताबें हमको देख सकते हैं। और ये उस समय के किंग्स और उनकी ये जानकारी हम जैसे पीरियड में आगे चलेंगे तो ये लंबा उनका सफ़र रहा है। वैसे ही अब हम हिस्ट्री के इसमें कभी भी पंजाब का इतिहास, महाराजा रणजीत सिंह और सिख गुरुओं को भी हम नहीं भूल सकते। गुरु नानक जी से चलती हुई ये परंपरा, तो जो है गोविंद सिंह तक चलती रही। महाराष्ट्र में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो गुरु अर्जुन देव सिंह साहब के बारे में नांदेड़ का हुजूर कंठक साहिब जो है वहाँ का गुरुद्वारा जिसका बहुत बड़ा उत्सव अभी कुछ सालों पहले 10 साल पहले मनाया गया था नांदेड़ में। तो ये 10 सिख गुरुओं की परंपरा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह और गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो इम्पैक्ट रहा है भारतवर्ष के इसमें भी और भारत के बाहर भी कई सारे इसमें, तो ये इम्पैक्ट भी जो है हम इसकी टाइमलाइन को भी नहीं भूल सकते भारत के इतिहास को अगर देखें तो। तो इनकी अपनी एक वीरता की परंपरा, साहित्य की और स्थापत्य की एक अपनी परंपरा रही है, तो इसको भी हम ना ना भूलें। अब हम कुतुबशाही डायनास्टीज़ जैसे हमने बात की थी ये 5 डायनास्टी के बारे में पर्टिकुलरली डेक्कन बहमनी सुल्तानों का जो 5 टुकड़े हो गए, तो उसमें कुतुबशाही डायनास्टी जो हैदराबाद में गोलकोंडा जो फोर्ट है, जहाँ पर ये उनका डायनास्टी का कैपिटल ये रहा। तो ये कुतुबशाही डायनास्टी फिर उसके बाद में आदिल शाही डायनास्टी ये जो बीजापुर कर्नाटक में जो बीजापुर है, जहाँ पर इनका साम्राज्य का केंद्र रहा और आदिल शाही का इसका पर्टिकुलर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, तो इब्राहिम अली आदिल शाह की जब बात करते हैं, तो नवरस रागमाला शारदा के स्तुति पर उसमें इन्होंने जो लिखा था, तो नवरस रागमाला, श्रृंगार वीर करुणाद्भुतहास्य भयानकाः बिभत्सरौद्रो शान्तश्च काव्ये नवरसामताः। ये जो हम सभी पढ़ते हैं, ऐसा कितना तो भी स्तुति पर वर्णन उन्होंने उसमें किया हुआ है। तो ये आदिल शाही डायनास्टी का अपना एक उसका एक अलग योगदान रहा है, मगर ये भी एक इम्पैक्ट उसमें हमें दिखाई देता है। अभी हम अहमदनगर निज़ामशाही की बात करें तो निज़ामशाही में 2 अलग-अलग निज़ामशाही है, एक अहमदनगर की निज़ामशाही और दूसरी हैदराबाद की निज़ामशाही। तो हैदराबाद निज़ाम जिसको आसफ जाही भी कहा जाता है, उसको भी हम देखेंगे। तो अहमदनगर की निज़ामशाही जिसमें चाँद बीबी वगैरह जिसके नाम हम सुनते हैं, तो ये अहमदनगर निज़ाम शाहों का अहमदनगर फोर्ट और उसके आजू-बाजू के एरिया में नगर में जो पर्टिकुलरली उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम्पल्स हम वहाँ पर देखते हैं। नगर के संग्रहालय में पर्टिकुलरली इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है और कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स इस पीरियड के आज भी जो अवेलेबल है, स्पेशली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट उस पीरियड के जो अवेलेबल है, उससे हमें अच्छी जानकारी उस समय की प्राप्त होती है। अभी हम मुगल डायनास्टीज़ की बात करें, तो मुगल डायनास्टी 1526 में शुरुआत हुई। फर्स्ट रूल बाबर का 1526 से 1540 तक का रहा। उसमें भी फिर अलग-अलग लड़ाइयाँ होती रही, फिर शेरशाह सूरी, फिर हेमू, फिर उसके बाद जो है हुमायूँ ने फिर से इसको ये किया, फिर वॉर हुआ, अकबर के इसमें फिर ये पुनरुज्जीवित हुआ और अकबर को सम्राट के रूप में जो माना जाता है, तो वैसे ही
औरंगज़ेब के पीरियड में जो है भारत तो जैसे मौर्य पीरियड में सम्राट अशोका को हमने देखा था, वैसे ही औरंगज़ेब के पीरियड में भारत का सबसे बड़ा इलाका जो है वो औरंगज़ेब के साम्राज्य के अंडर था। तो ये मुगल डायनास्टी का एक अपना इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और उस समय जो है नॉट ओनली इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर बट इन कल्चर आल्सो, ये हमारी संस्कृति के ऊपर भी एक अपना एक बड़ा इम्पैक्ट रहा। आज अभी जो भाषा में भी हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा भी जो है, तो ये उर्दू, पर्शियन से लेकर के भारतीय भाषाओं के साथ जुड़कर जो है फिर हिंदी वगैरह जो भाषा ये निर्माण हुई। पर्टिकुलरली उर्दू से लेकर के हिंदी की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर देवी सिंह चौहान जी ने जो लिखा हुआ है इसके बारे में पर्टिकुलर उनका जो अध्ययन किया हुआ है, तो उससे हमें ये पता चलता है ये डेक्कन रीजन में पर्टिकुलर जो इम्पैक्ट हुआ और पूरे भारतवर्ष में जब हम ब्रिजभाषी क वगैरह जो बात करते हैं राजस्थान और उधर की जो बात करते हैं, तो ये सारा इम्पैक्ट हम पूरे भारत में देखते हैं, क्योंकि पिछले 1000 साल में लगभग जो है, ये कल्चर मिक्स अप होता गया है। तो उसके उसमें बड़ा योगदान जो है मुगल डायनास्टी का है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी तो ये गंगा-जमनी कल्चर जो कहा जाता है, तो ये इसी संस्कृति का एक बड़ा योगदान उसमें है। अभी अलग-अलग राजाओं की जब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हम मुगल डायनास्टी को देख के ये नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि सेकंड बहादुर शाह ज़फ़र जो हमें हमारे भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऐसा जिसको कहते हैं, 1857 वॉर, तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के इसमें बहादुर शाह ज़फ़र जिसको अरेस्ट किया गया था और जिसका सेंटेंस जो फ़ेमस है, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारी खून के कतरे में आखिरी कतरे तक जब भी हमारी इस मिट्टी के बारे में, हमारी इस भूमि के बारे में जब तक हमारा ईमान ज़िंदा है, तब तक हम जो है यहाँ सिर्फ़ हिंदुस्तान तक ही नहीं, बल्कि लंदन तक भी हमारी तलवार को चला सकते हैं। ये लफ्ज़, ये भाषा जो उनके इसमें आई, तो ये बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड तक के इसमें ये मुगल पीरियड का जो है ये हम देख सकते हैं। ज इसकी डिटेल और भी जो है हम अपने मुगल डायनास्टी के इसमें जानकारी इसकी लेंगे। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो रहा महाराष्ट्र और थोड़ा-सा कर्नाटक रीजन जो है और हैदराबाद तक के इसमें अगर हम जिसको कहें, तो मराठा एम्पायर जिन्होंने मुगलों के साथ देखिए मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो तो एक छोटे से रीजन में ये रहा, मगर छत्रपति शिवाजी और उनका छोटी-सी सेना ने जो है, तो मुगल डायनास्टी सभी साम्राज्यों को जीत सकी। उन्होंने गोलकोंडा कुतुब शाही को ये कर दिया, परास्त कर दिया, आदिल शाही को परास्त कर दिया, निज़ाम को परास्त कर दिया। मगर मराठा एम्पायर को वो खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी एक अपनी अलग-सी विशेषता और अपना एक उनका प्रेरणा स्थान रहा। तो इसके साथ वो लड़ते रहे। मैं पर्टिकुलरली ये बताना चाहूँगा कि सम्राट औरंगज़ेब जो है अपनी पूरी लाखों की फ़ौजें लेकर के 1687 में महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस रीजन में आकर के जो है वो सेटल हो गए। 1687 से लेकर लास्ट तक यानी 1709 तक जो है, यानी लगभग 20-22 साल तक वो कोशिश करते रहे, मगर वो मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। वो खुद खत्म हो गए, मगर मराठा साम्राज्य कायम रहा। तो ये इस वजह से जो है यानी बाकी 5 शाही में से डेक्कन की जिन 5 शाहियों की हम बात करते हैं, वराड़ की इमाद शाही और बिदर की बरीद शाही, वो तो बहुत छोटी थी और बरीद शाह को भी जो है या इस बरीद शाही को भी जो है वो औरंगज़ेब ने ही खत्म कर दिया, मगर इस साम्राज्य को मराठा एम्पायर को वो खत्म नहीं कर पाए। इसकी एक अपनी रणनीति रही, ये जंग की एक अपनी नीति रही, तो मराठा एम्पायर और औरंगज़ेब का ये चलता रहा। मगर कभी भी जो है मराठा एम्पायर में भी हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं हुई, ये याद रखना है, धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं हुई। ये लड़ाई जो भी हुई थी, वो साम्राज्य की लड़ाई थी, वो एरिया कैप्चर करने की लड़ाई थी। मगर जिसमें सभी धर्मों को, सभी जातियों को उतना ही रिस्पेक्ट दिया गया। तो ऐसा एक साम्राज्य के तौर पर हम मराठा एम्पायर को देखते हैं और जिसकी कई सारी शाखाएँ फिर ये हुई, 2 प्रमुख शाखाएँ, एक कोल्हापुर की और दूसरी सातारा की, जो छत्रपति की गादियाँ जो अलग-अलग ये हुई, तो उसमें अलग-अलग हम ये देख सकते हैं। तो भोसला, कोल्हापुर के छत्रपति भोसला और फिर उसके आज भी जो कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जो है, तो इसी डायनास्टी के एक वंशज माने जाते हैं। हालाँकि ये बाद में जो है एडॉप्टेड किए गए कई सारे लोगों को उनको एडॉप्टेड चाइल्ड्स जो थे, तो फिर आगे चल कर के ये उसी साम्राज्य के जो है प्रमुख रहे। अभी सातारा के जो छत्रपति हैं, उनकी एक अपनी अलग से ब्रांच रही, तो ये अलग-अलग ब्रांचेस ऐसे 2 अलग ब्रांचेस बनी और फिर इसमें नागपुरकर भोसला, तंजावर के वेंकुजराजे भोसला, उनका एक अलग-सा ये रहा। तो ये तंजावर की एक ब्रांच उसकी बनी। तंजावर की स्पेशलिटी हमको पता है कि वहाँ का सरस्वती महल लाइब्रेरी इज़ एन रिचेस्ट ट्रेजर ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द बुक्स।
तो बहुत सुंदर उसका ये कलेक्शन है, तो कभी हम तंजावर गए तो कर्नाटक में, तो तंजावर में जाके हम इसके सॉरी तमिलनाडु के इसमें मद्रास के इस तंजावर में अगर हम कभी गए तो इसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये साम्राज्य इस तरह से फैला, छत्रपति शाहजी के पीरियड में स्पेशली जो शिवाजी के पिताजी जो थे, उनके पीरियड में ये स्कैटर्ड हुआ और आगे चल कर के ये बहुत ज़्यादा बढ़ा। नागपुर के भोसलाओं की भी जानकारी हम ले सकते हैं। जिस समय हम मराठा डायनास्टी की बात करेंगे, उस समय हम इसकी जानकारी ज़्यादा लेंगे। अभी हम अवध के नवाब जो ब्रिटिशों ने जब प्लासी का वॉर जीता, तो प्लासी वॉर के समय अवध के नवाब को उन्होंने पहली बार ये किया था। तो ये अवध नवाब जो थे 1719 से 1858 तक का उनका ये रहा और 1857 58 में जो है इनका साम्राज्य जो है ब्रिटिशों ने कैप्चर कर लिया था। तो उसके बाद हम जानकारी लेते हैं हैदराबाद निज़ाम जिसको असफ़ जाही डायनास्टी की बात करते हैं। मैंने हमेशा ये बताया है निज़ाम जो है ये कोई सरनेम नहीं है, निज़ाम जो है एक पदवी दी गई हुई है। तेरा निज़ाम है कि तू सील दे ज़ुबान शायर की ऐसा भी हम कहते हैं। तेरा निज़ाम माने तो तेरी मिल्कियत तेरा राज है ऐसा ज कहने की जो बात थी। तो हैदराबाद निज़ाम का पीरियड जो रहा 1720 से 1948 तक के इसमें भारत के सबसे रिचेस्ट डायनास्टीज़ के इसमें एक जिसको माना जाता है तो ये असफ़ जाही डायनास्टी है। तो फर्स्ट निज़ाम 1700 मीर कमरुद्दीन खान जो एक्चुअली पिता थे तो निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जाही जो इनका ये रहा 1720 से जिन्होंने शुरुआत की और फिर लास्ट निज़ाम तो नवाब मीर उस्मान अली खान तो 1948 तक के इसमें हम ये देख सकते हैं, ये सफ़र देख सकते हैं। उसके बाद जो है भारत आज़ाद हो गया था इसलिए ये डायनास्टी खत्म हो गए मगर उसी के साथ-साथ यानी उस समय वैसे भारत में अगर देखा जाए तो 600 5 ये संस्थानिक थे 565 ये थे, 562 थे, ऐसे अलग-अलग प्रिंसली स्टेट्स, तो ऐसे अलग-अलग आंकड़े दिए जाते हैं अलग-अलग इसमें। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डायनास्टीज़ थी, तो उसमें निज़ाम डायनास्टी, ग्वालियर, होलकर ये अलग-अलग डायनास्टीज़ थी। उसमें ये इंदौर के होलकर जो थे, जो मल्हार राव होलकर से जो शुरुआत होती है, मराठा डायनास्टी के इसमें जिनका नाम आ जाता है पहले, तो मल्हार राव होलकर, अहिल्या देवी होलकर का अपना एक बड़ा योगदान रहा उनका। तो ये इंदौर के होलकर का डायनास्टी और उसका ये रहा। और आज भी जब हम इंदौर में या फिर माहेश्वर में, महाराष्ट्र में पर्टिकुलर नासिक डिस्ट्रिक्ट में, चांदोड़ में, तो ऐसे अलग-अलग जगहों पर उनके इम्पैक्ट आज भी देख सकते हैं, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इम्पैक्ट, उनके कामों का योगदान तो वैसे वाराणसी से लेकर के हम कर्नाटक के इसमें भी देख सकते हैं, कई नदियों पर घाट जो बनाए, तो ये अहिल्या देवी होलकर ने उसके लिए बहुत बड़ा योगदान अपना दिया था। तो भारत की इसमें जो प्रमुख नारियों के इसमें योगदान रहा है, तो ये अहिल्या देवी होलकर का, होलकर डायनास्टी की जो थी, उनका योगदान रहा है। सिंधिया के इसमें ग्वालियर के सिंधियाओं की बात अगर हम करें, तो महादजी सिंधिया जिनका नाम बहुत ज़्यादा फ़ेमस है पानीपत वॉर के इसमें, तो राणोजी राव सिंधिया जो हमारे महाराष्ट्र के श्रीगोंदा डिस्ट्रिक्ट नगर का जो श्रीगोंदा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से शुरुआत की बात करते हैं, तो आगे चल कर के आज भी मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो है जहाँ पर उनका अपना एक संस्थान जैसा आज भी कायम है। तो साम्राज्य खत्म हो गए मगर उनके एम्पायर उनका पैलेस और ये जो है आज भी वो कायम है। तो ये ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया और उनकी मदर जो है, उनके इसमें से ये जाना जाता है। तो ये सिंधिया रूलर्स रहे। फिर बरोड़ा के महाराजा गायकवाड़ जो थे, तो सयाजीराव गायकवाड़ जिनका नाम सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। तो ये गायकवाड़ रूलर्स बरोड़ा के इसमें रहे और बरोड़ा को सही दिशा में बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप जिन्होंने किया, तो ये गायकवाड़ रूलर्स उन्होंने जो किया था और आज भी हम वहाँ जाते हैं, तो समरजीत सिंह साहब जो है आज भी वहाँ पर है। तो और उनकी कई सारी फैमिलीज़ के लोग हैं जिन आनंद राव गायकवाड़ जैसे लोग जिनसे हमारा अच्छा परिचय है। बरोड़ा का संग्रहालय, वहाँ का फतेह सिंह म्यूज़ियम हो, वहाँ का पैलेसेस हो, सयाजीराव यूनिवर्सिटी हो, तो जिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं उसी का एक जो अलग-सा ये है, शाखा जिसकी हम कह सकते हैं संग्रहालय शास्त्र। तो म्यूज़ियम को सही दिशा में अगर किसी ने ज़्यादा विकास किया है, तो बरोड़ा के स्टेट के संग्रहालय के इसमें हम इसको देख सकते हैं और आज भी ये परंपरा वहाँ पर डॉक्टर अंबिका पटेल जैसे मैडम जो है उन्होंने इसको आगे निरंतर रखा है और भी कई सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास की तो टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के इसमें भारत के अकाल को भी हम कभी नहीं भूल सकते और जिन अकालों के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है का योगदान जो है ये गायकवाड़ डायनास्टी का भी रहा है और भारत के ये अकाल 1759 से 1943 के हमने देखे। एक्चुअली हमारे जलगाँव के हमारे पद्मश्री भंवरलाल जी जैन और जैन फैमिली का हिस्ट्री जब लिखा गया था, तो मरुभूमि तुम बाहिर नाम से एक किताब जो लिखी गई इसमें तो इस किताब में कई सारी ऐसे अकाल और उसके बारे में जानकारी दी गई है। 6 पेजेज़ का समरी मैंने इस किताब के बारे में जब लिखा था, तो उसमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई।
तो टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हमको ये देखना है कि ऐसे अकाल बार-बार आए हैं, तो हमने उसके लिए उस समय क्या किया और आज हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में इस तरह से ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉट ओनली फॉर द फेमाइन बट फॉर द वायरल डिसीज़ेज़ आल्सो तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम सबको उसके बारे में सोचना होगा। तो उसके लिए मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल वहाँ पर दिया। अब ये त्रावणकोर के किंगडम की जब हम कोचीन की बात कर रहे थे, तो वैसे त्रावणकोर का किंगडम जो है 1729 से 1947 तक रहा और आज भी इसका इम्पैक्ट वहाँ के रीजन पर हमको दिखाई देता है। त्रावणकोर महाराजाओं की किताबें भी बहुत सुंदर आज भी हमको प्राप्त होती है। फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर भारत में शुरुआत हुआ। 1876 हमने दिया है क्यों? क्योंकि 1858 में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य 1757 से जो शुरू हुआ था, तो 1857 के इसमें हुआ। मगर एम्परर्स जो थे, यानी जिसको महारानी विक्टोरिया महारानी का जो पीरियड है, तो वो 1876 से लेकर के 1947 तक किंग एम्परर जॉर्ज 6th तक जो ये देखा जाता है। कुछ आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद भी जॉर्ज 6th ने जो है खुद को कुछ और सालों तक भी जो है खुद को इंडियन एम्परर ऐसा माना ही था। मगर भारत उस समय आज़ाद हुआ और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में फिर जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर गुलज़ार नंदा तक, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी जी तक और आगे नरेंद्र मोदी। तो ये 2014 से अभी नरेंद्र मोदी जी से 2020 तक, तो भारत का ये टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है हमने यहाँ पर देखा। हमारे इसमें कई सारी और भी डायनास्टीज़ ऐसी है जिसका ज़िक्र भले ही हमने यहाँ पर ना किया हो, मगर हमारे कुछ आर्टिकल्स में और इसमें हमने इसके बारे में डिटेल लिखा है। क्योंकि अभी तो मैंने लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक मैंने सिर्फ़ एक उसको टचअप ये करने की बात की टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री की। इसकी और भी डिटेल जानकारी जो है हम अपने आर्टिकल के द्वारा सभी के साथ शेयर करेंगे। और आपका अगर कुछ भी क सवाल रहा, कुछ भी ये रहे, तो कृपया कमेंट में लिखिए ज़रूर, ताकि हम कमेंट को ही जो है कमेंट के इसमें रिप्लाई देंगे आपको और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और सभी को जो है अपना नाम और आपका एड्रेस जो है डिटेल एड्रेस नहीं, आपका सिर्फ़ शहर, पूना से, बॉम्बे से, ग्वालियर से, इंदौर से, जहाँ से भी है, आपका नाम और आपका सिटी का नाम जो है, शहर का नाम जो है, कमेंट में लिखना है और उसी से आपका जो है प्रेज़ेंट ही ये किया जाएगा और पूरा समय जो लोग उपस्थित रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, उनकी ही प्रेज़ेंट ही कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये याद रखना है कि कोर्स के इसमें हमने भले ही बाकी कुछ कंपल्शन ना रखा हो, मगर आपका प्रेज़ेंट रहना, पूरा समय तक प्रेज़ेंट रहना, आपका यहाँ पर आपका नाम लिखना कमेंट के इसमें और आगे जो है इसका एग्ज़ाम जो है लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा, तो इसी के ऊपर आधारित जो है आपका वैल्यूएशन ये मूल्यांकन किया जाएगा। तो सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हिस्ट्री को अलग-अलग तरह से लोग देखना चाहते हैं, जैसे इसमें अभी हमने बात की अलग-अलग डायनास्टीज़ की तो एन्सेंट, मिडीवल, मॉडर्न फिर इसमें अलग-अलग और रीजन्स हो सकते हैं। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है अलग-अलग शुरुआत से लेकर लास्ट तक के इसमें कुछ इमेजेस कुछ इम्पोर्टेंट डायनास्टीज़ फिर इसको इस तरह से और अलग-अलग टाइमलाइन के हिसाब से देख सकते हैं। तो टाइमलाइन हिस्ट्री को तो हिस्ट्री का टाइमलाइन जो है, तो इसको हम अलग-अलग रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। भले ही हमारी जितनी भी डायनास्टीज़ हुई हो, जितनी भी सुंदरताएँ उन्होंने निर्माण की हो, मगर कुदरत की सुंदरता के सामने मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम सब जो है बौने हैं, हम सब छोटे हैं। कुदरत की सुंदरता एक अपनी सुंदरता है, तो हम इंसान जो है पंचमहाभूतों के सामने कभी भी जो है अपना अहंकार ना व्यक्त करें। ईगो को जो है भूल जाइए, फॉरगेट योर ईगोज़, कम टुगेदर फॉर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जो है हम अपने ईगो को भूल जाएँ, अपने अहंकार को भूल जाएँ और जो भी है हम इतिहास को इसलिए पढ़ें ताकि हम एक सुंदरता को निर्माण कर सकें और कुदरत की सुंदरता को हम बरकरार रख सकें। सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ आज के हमारे सेशन की जो है हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। थैंक्स अ लॉट अगेन।